Hello students, this is Kartar Singh here and I welcome all of you on my YouTube channel KT Sir English। दोस्तों हम जो है लगातार जो नया सिलेबस चेंज हुआ है आरपीएससी का, स्कूल लेक्चरर का और सीनियर टीचर का, उनकी पोएम्स और उनके जो नए सिलेबस में जो नई पोएम्स आई हैं उनको हम कर रहे हैं। और मैं आज आपके लिए लेकर आया हूँ आरपीएससी स्कूल लेक्चरर की जो पोएम है, बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी पोएम है। और ये केवल आरपीएससी में नहीं, बाकी जो कॉलेज के एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें भी इम्पॉर्टेंट है, यूजीसी नेट के एग्ज़ाम्स में भी इम्पॉर्टेंट है और भी बहुत सारे एग्ज़ाम्स में ये आती है। तो जहाँ जहाँ ये पोएम आपके सिलेबस में है वो आप सबके लिए पोएम आने वाली जो है इम्पॉर्टेंट होगी। ये पोएम है टिंटन एबे। सबसे शॉर्ट नाम जो है इसका टिंटन एबे है और फिर इसका एक नाम और जो जाना जाता है वो है लाइन्स रिटर्न a few miles above टिंटन एबी। ये भी इसका नाम जाना जाता है, टिंटन एबी एंड लाइन्स रिटर्न a few miles above टिंटन एबी। और इसका एक फुल टाइटल और है जो थोड़ा और बड़ा है, अगर आप उसको देखें तो वो है, देखिए, लाइन्स कंपोज। ये टाइटल जरूर याद कर लेना, इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके सॉल्व हो जाएंगे। हो सकता है जैसे नया सिलेबस आया आरपीएससी तो आप देखना शायद इसी टाइटल में से ही आपका कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाए। मोस्ट प्रोबेबली बनेगा, पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस टाइटल में से ही क्वेश्चन आपसे वो पूछ लेगा। दोस्तों, लाइन कंपोज्ड अ फ्यू miles above टिंटन एबी। टिंटन एबी ऑन, ये एक यहां पर आपके सेमी कॉलन लगा हुआ है, फिर है ऑन रिविजिटिंग the bank of the river Y। दो कितना बड़ा नाम है, द रिवर वाई। ड्यूरिंग a tour, then there is a full stop, 13th July 1798, sorry, yes, 1798। दिस इज द फुल टाइटल। जैसे मैंने टाइटल पूरा याद किया है, यू शुड लर्न इट, आपको भी लर्न करना चाहिए। इस टाइटल में ही बहुत सारी बातें आपको मिल जाएंगी जो विलियम वर्ड्सवर्थ कहना चाहता है। ये पोयम लिखी गई है बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। इस टाइटल पे हम बात कर सकते हैं अगले 10-15 मिनट तक टाइटल के ऊपर, और करनी भी चाहिए। और सुनिए आप ध्यान से, क्या टाइटल है, क्या बात है। ये जो पोयम लिखी है दोस्तों, ये विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है। एक क्वेश्चन तो ये कि टिंटन एबी किसने लिखी है। इट इज कंपोज्ड बाय विलियम वर्ड्सवर्थ, जो कि एक रोमांटिक पोएट है। ये एक रोमांटिक पोएट हैं, जिनमें इनके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ये रोमांटिक पोएट्स में से जो ओल्डर जनरेशन है उसमें एक कवि आते हैं। ये एक बहुत बड़े नेचर पोएट हैं। ये कॉमन पीपल के लिए लिखने वाले लोग हैं, कॉमन सब्जेक्ट पे लिखने वाले हैं, सिंपल लाइफ पे लिखने वाले हैं, रस्टिक लाइफ पे लिखने वाले हैं। इनकी लैंग्वेज बहुत सिंपल, बहुत कॉमन मिलेगी। आप इस पोएम में भी देखेंगे, वो चीज़ आपको दिखेगी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ है, इनके बारे में हम और भी जानेंगे अभी थोड़ी देर में, बट उससे पहले आप इस टाइटल को देखते हैं दोस्तों। लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव। हुआ क्या था दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ जो है पहली बार 1793 में टिंटन एबी गए थे।
फर्स्ट टाइम 1793 में ये टिंटन एबी गए, अकेले गए थे। एक्चुअली उस समय तो ये कहते हैं कि मजबूरी में ये गए थे, ही वॉज कंपेल्ड टू गो देयर। हुआ क्या था कि पहले ये लंदन में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ा करते थे, और वहां पढ़ते पढ़ते थोड़ा इनके लाइफ के बारे में अगर हम देखें दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ, फिर हम टाइटल पे वापस आएंगे। आपको बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, बहुत मज़ा आने वाला है, और हमें विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में जानना थोड़ा ज़रूरी है यहाँ, क्योंकि ये जो पोयम है ये ऑटोबायोग्राफिकल पोयम है। ये कहीं ना कहीं जो हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ हैं उन्हीं की लाइफ, उन्हीं के डेवलपमेंट और उन्हीं का जो इवोल्यूशन हुआ, कैसे ये पोएट के रूप में डेवलप हुए, उन सब के बारे में ये पोएम हमें बताती है। प्रिल्यूड की तरह है, जो इन्होंने द प्रिल्यूड जो इन्होंने लिखा था, एक एपिक, इन्होंने एक पोएम लिखी थी बहुत बड़ी अपने पूरे लाइफ के बारे में, कुछ ये वैसी ही पोएम है टिंटन एबी। तो थोड़ा पहले विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में समझेंगे, तब हमें थोड़ा समझ में आएगा इस पोएम के बारे में भी। तो विलियम वर्ड्सवर्थ साहब का जो जन्म था वो 1770 में होता है, ही वॉज बॉर्न इन 1770, और इनकी जो डेथ थी वो 1850 में हुई, यानी कि इनका लाइफ टाइम 80 इयर्स का रहा। ही वॉज बॉर्न ऑन 7th अप्रैल। पता नहीं क्या कोइंसिडेंस है कि बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट जो लोग हैं वो अप्रैल में ही पैदा हुए हैं। विलियम शेक्सपियर को देख लीजिए आप, विलियम वर्ड्सवर्थ को देख लीजिए, है ना, बहुत सारे जो अच्छे बुद्धिमान लोग हुए हैं उनका जन्म अप्रैल में हुआ है। विलियम वर्ड्सवर्थ इज वन ऑफ देम। तो 7th अप्रैल 1770 को इनका बर्थ हुआ। इनकी डेथ भी अप्रैल में हुई, 23 अप्रैल 1850। तो ये जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, ये इंग्लैंड में पैदा हुए। इंग्लैंड में जगह थी कोकर माउथ। थोड़ा ये सब बातें जानना जरूरी है, क्योंकि टिंटन एबी जो है ये कहीं ना कहीं विलियम वर्ड्सवर्थ की पर्सनल लाइफ से जुड़ी हुई है, इन जगहों से जुड़ी हुई है, तो आपको समझना जरूरी है, इसलिए इंटरेस्ट लें। और वैसे भी आप देखना ग्रेड फर्स्ट, ग्रेड सेकंड, आरपीएससी दोनों में ही लिटरेरी पीरियड्स जोड़ दिए गए हैं। तो आपको रोमांटिक पीरियड पढ़ना पड़ेगा, वहाँ आपको विलियम वर्ड्सवर्थ पढ़ना पड़ेगा। तो ये सब बातें वैसे भी आपके काम में आने वाली हैं। तो जो ये इनका जो बर्थ हुआ वो कोकर माउथ में हुआ, और कोकर माउथ कम्बरलैंड में है, इंग्लैंड। वहाँ इनका दोस्तों जन्म होता है, और ये एक बहुत ही नेचुरल जो ब्यूटी वाला प्लेस है, और ग्रेज मेयर और कोकर माउथ और इसी के पास जो है ना, ये पूरा जो कम्बरलैंड है ये लेक डिस्ट्रिक्ट कहलाता है। लेक डिस्ट्रिक्ट कहलाता है, जैसे अपने यहाँ राजस्थान में उदयपुर है ना, एमपी में भोपाल है, यहाँ इनके यहाँ एक कम्बरलैंड था। तो ये जो लेक डिस्ट्रिक्ट है ये बहुत ही खूबसूरत जगह है, जहाँ बहुत सारी लेक्स हैं, बहुत नेचर अच्छी है ना, और इसलिए इसको लेक पोएट भी कहा जाता है, लेक पोएट, जिसमें रॉबर्ट साउदी या रॉबर्ट सदी दोनों प्रोनाउंसिएशन होते हैं, वो आते हैं। टॉमस डी क्विंसी आते हैं, कॉलरिज बिलोंग करते हैं लेक डिस्ट्रिक्ट से। तो ये लेक पोएट्स कहलाते हैं, और इनमें से एक विलियम वर्ड्सवर्थ भी है जो नेचर पोएट हैं। यहाँ इनका जन्म होता है, और इसीलिए इनको ना नेचर से बहुत प्यार है। नेचर इनकी रगों में बहता है, इनके ब्लड में, इनके हार्ट में, इनकी सॉल में आपको नेचर ही मिलेगा। इनकी पोएम्स में आपको नेचर, इनकी लाइफ, इनकी पोएट्री में दो चीज मिलेंगी आपको, नेचर और साथ में सिंपल मैन, कॉमन पीपल, ठीक है ना। तो देखना पूरी पोएम को समझने में ये बहुत मजा आएगा आपको। तो ये कोकर माउथ में यहाँ पैदा होते हैं। इनके जो फादर थे उनका नाम था जॉन वर्ड्सवर्थ, जो कि एक अटॉर्नी एट लॉ थे, मतलब एक लॉयर टाइप के थे जॉन वर्ड्सवर्थ। इनकी माँ का नाम था एन था इनकी माँ। बट इनके साथ एक ट्रेजेडी हुई, विलियम वर्ड्सवर्थ के साथ एक ट्रेजेडी हुई। ये जॉन वर्ड्सवर्थ और एन के जो विलियम वर्ड्सवर्थ थे, ये 5 बच्चों में से एक थे। इनके और भी जो बहन भाई थे उसमें एक बड़ा नाम आता है डोरोथी, जो इनकी सिस्टर थी। और डोरोथी इनके जन्म के
अगले साल ही पैदा हुई, 77 में ये पैदा हुई। डोरोथी जो थी, डोरोथी वर्ड्सवर्थ, जो इनकी सिस्टर है और इनके साथ बहुत रहती थी, है ना, ये फ्रेंड की तरह भी थे, ये इसकी सिस्टर थी और ये साथ घूमने जाया करते थे। तो आप देना, डोरोथी का जिक्र आपको टिंटन एबी में भी मिलेगा। ये जो टिंटन एबी पोयम है, इट इज एट्रीब्यूटेड टू, इट इज एड्रेस टू डोरोथी वर्ड्सवर्थ। लाइक आपने देखा होगा जो पोयम डैफोडिल्स चलती थी पहले स्कूल लेक्चरर में अपने आरपीएससी में, उसमें भी ये डोरोथी के साथ घूम रहे थे। आगे ग्रेड सेकंड की एक पोयम हम पढ़ेंगे, है ना, जो सॉलिटरी रीपर है, उसमें भी ये जंगलों में घूम रहे हैं, खेतों में घूम रहे हैं अपनी बहन डोरोथी के साथ में। डोरोथी इनकी सिस्टर है जो इनके अगले साल ही पैदा हुई, और इन दोनों का नाम भी एक साथ रखा गया था। बैप्टाइज एक क्रिश्चियनिटी में होता है, एक साथ इनको क्रिश्चियनिटी में शामिल किया गया, इनका नामकरण किया गया, बैप्टाइज किया गया, एक साथ किया गया था, दोनों साथ के सही थे। इनके सबसे बड़े भाई थे रिचर्ड, रिचर्ड इनके सबसे बड़े भाई थे। फिर इनके एक भाई थे क्रिस्टोफर, क्रिस्टोफर और विलियम वर्ड्सवर्थ को एक साथ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा गया था। क्रिस्टोफर बाद में ट्रिनिटी कॉलेज के मास्टर बने। और इनके एक भाई और थे जिनका नाम इनके फादर पे रखा गया, जॉन वर्ड्सवर्थ। ये इनकी अर्ली डेथ हो गई थी। ये एक एडवेंचरस थे, ये सी वॉयज यात्राओं पे जाते थे और ऐसे जहाज से एक दिन यात्रा कर रहे थे, वह डूब गए और मर गए। और इस चीज का असर विलियम वर्ड्सवर्थ की कविताओं पर आपको नजर आता है। एक बात और इंपॉर्टेंट है, जो जॉन वर्ड्सवर्थ और जो एनी, इनकी जो मम्मी पापा थे, एनी की डेथ तब हो गई जब विलियम वर्ड्सवर्थ केवल 8 ईयर्स के थे, केवल 8 साल के थे। और जब ये 14 ईयर के थे, 14 साल के थे, तो इनके फादर की डेथ हो गई थी। तो इन चीजों का असर इनकी कविताओं पर मिलता है। अपने टिंटन एबी में भी इसका असर मिलेगा, और भी पोएम्स में इनका असर आपको देखने को मिलता है। ये जब बोलते हैं हैवी वेट, है ना, जब ये बोलते हैं वियरीनेस, तो इन दुख का, पीड़ा का इनके लाइफ के ऊपर असर रहता है। और शायद ये उसी का ही रास्ता ढूंढने के लिए, उसी की शांति ढूंढने के लिए नेचर के अंदर जाया करते थे, है ना, जो इनके आसपास, इनके गांव के आसपास, कोकरमाउथ के आसपास अवेलेबल थी। तो ये इनकी लाइफ के ऊपर एक असर रहता है। जॉन वर्ड्सवर्थ, जिनके फादर की मौत हो गई जब ये 14 साल के थे, तो इनके अंकल ने इनको ब्रिंग अप किया, उन्होंने इनका ध्यान रखा और उन्होंने फिर ये इनकी इनकी क्वालिटी पहचानी विलियम वर्ड्सवर्थ की और क्रिस्टोफर की। ये दोनों पढ़ने में अच्छे थे, तो इनको पढ़ने के लिए जो है वो लंदन भेजा, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में इनको पढ़ने के लिए भेजा, और उन्होंने वहाँ जाके अच्छे से पढ़ाई भी की। और ये लंदन यूनिवर्सिटी में जो थे अपने विलियम वर्ड्सवर्थ थे, ये वहाँ पढ़ाई कर रहे थे थियोलॉजी की। ये सेंट जॉन्स कॉलेज में थे और वहां ये थियोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे। और तभी क्या हुआ, 1789, जब ये 19 ईयर के थे, 19 साल के थे, उस कॉलेज में पढ़ रहे थे, 17 साल की उम्र में चले गए थे पढ़ने के लिए। 1776-77 में ये यूनिवर्सिटी में इन्होंने एडमिशन ले लिया था, 12th जो इनका ग्रामर स्कूल पढ़ने के बाद। तो वहां 1789 में एक घटना हुई, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन का इनकी लाइफ पर एक बहुत बड़ा असर रहता है। फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789, इसने पूरे यूरोप को, इंग्लैंड को, पूरी दुनिया को जो है अफेक्टेड किया। और विलियम वर्ड्सवर्थ चूंकि एक बहुत अच्छे स्टूडेंट थे, स्कॉलर थे, तो ये भी काफी ज्यादा प्रभावित इस चीज से हुए। फ्रेंच रिवॉल्यूशन जो बात करती है लिबर्टी की, आजादी की, ये बात करती है फ्रेटर्निटी की, ये बात करती है इक्वालिटी की, और ये तीनों चीजें जो है ना आपको विलियम वर्ड्सवर्थ की पोयम में नजर आती हैं। ये बहुत ज्यादा प्रभावित हुए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन से, बिल्कुल वैसे जैसे कि आगे रोमांटिक एज में लॉर्ड बायरन हुए, बाद में पी बी शैली बहुत ज्यादा प्रभावित हुए, ऐसे बहुत ज्यादा प्रभावित हुए। और ये देखना, अपनी कविताओं में लिबर्टी, आजादी की बात करते हैं। जो इससे पहले आप जॉन ड्राइडन को पढ़ रहे थे, टॉमस ग्रे को पढ़ रहे थे, उस समय नियो क्लासिकल एज चल रही थी। और नियो क्लासिकल एज में ना रूल्स की बात होती है, वहां पर कन्वेंशंस की बात होती है, वहां पर हेरोइक कपलेट्स की बात होती है, राइम्स की बात होती है, मीटर की बात होती है।
है ना, हर चीज को बहुत अच्छे से लिखा जाए, आर्टिफिशियल लैंग्वेज भले ही क्यों ना लिखी जाए, तो उनकी डिक्शन आर्टिफिशियल होती थी, उनकी डिक्शन जो है वो बहुत रूल से भरी हुई होती थी। इन्होंने कहा नहीं, हमें नियमों में नहीं बंधना, आजाद होना है ना। ये बहुत ज्यादा प्रभावित थे फ्रेंच रेवोल्यूशन। तो लिबर्टी की बात करते हैं, फ्रेटर्निटी की बात करते हैं। लिबर्टी इन द सेंस ऑफ पोएट्री, फ्रेटर्निटी यानी कि कॉमन पीपल, कॉमन मैन की बात करते हैं, उनको बराबर समझो, सब भाई भाई हैं, ऊंच नीच में बिलीव नहीं करते थे, इक्वलिटी की बात करते हैं। इससे बहुत प्रभावित हुए और कहा जाता है कि इससे प्रभावित होकर के ही फिर ये जो है फ्रांस चले गए और फ्रांस में ये कुछ साल रहे। और जिस पार्टी का, जिस एसोसिएशन का ये सपोर्ट करने गए थे, बाद में एक बड़ी घटना वहां होती है कि फ्रांस और इंग्लैंड का युद्ध शुरू हो जाता है। समझना हिस्ट्री को, आप पूरा मजा आएगा। फ्रांस और इंग्लैंड के बीच में एक लड़ाई हो जाती है, तो अब इंग्लैंड दुश्मन हो गया। तो इनका जो एसोसिएशन था वही अब विलियम वर्ड्सवर्थ को मारने के लिए तैयार हो जाता है। ये बच बचा के वहां से भागते हैं और भागते भागते छिपते छिपते इंग्लैंड पहुंच जाते हैं और इंग्लैंड के जो कंट्री साइड इलाके हैं उनमें ये घूमते हैं। फ्रांस में जब ये थे तो इनकी मुलाकात एक महिला से हुई जिससे इन्होंने शादी नहीं करी, लेकिन उनके साथ इनके रिलेशन बन गए फिजिकल, और उनसे एक बच्चे इनकी हुई, कैरोलाइन, है ना। तो वो जो लड़ाई हो गई तो ये भागना पड़ा। ये वापस आना भी चाहते थे पर लड़ाई कई दिनों बाद समाप्त हुई। तो 1802 में ये वापस गए फ्रांस। जब इनको शादी करनी थी, इन्होंने 1802 में ही 4 अक्टूबर को शादी करी थी हचिनसन से, मैरी हचिनसन से शादी करी थी इन्होंने, मैरी हचिनसन से, जो डोरोथी की सहेली भी थी और कहते हैं कि इनकी कजन थी विलियम वर्ड्सवर्थ की, मैरी हचिनसन। इनसे इन्होंने अक्टूबर 1802 में शादी करी। वो शादी करने से पहले ये मिलने गए अपनी उस मिस्ट्रेस से जिससे शादी इनकी नहीं हुई थी, है ना। उससे जब मिलने गए तो फिर बाद में इन्होंने भाई तय किया कि अब शादी इनको नहीं करनी। उनसे जो बच्ची थी कैरोलिन, उनसे और उसकी वाइफ से प्रभावित होकर कई कविताएं भी बाद में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी, और उस चीज का असर भी आपको टिंटन एबी में थोड़ा बहुत नजर आता है दोस्तों। एनीवेज, ये जब फ्रांस से भाग के निकले और जब इंग्लैंड में घूम रहे थे, कहते उसी दौरान जो था 1793 में ये टिंटन एबी फर्स्ट टाइम इन्होंने वहां विजिट किया। ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, डेट है पॉइंट ऑफ व्यू आपके एग्जाम के। इस समय पहली बार ये जब गए, ये अकेले थे। इनके ऊपर बर्डन था, इनकी जो होने वाली जो शादी जिनसे हो सकती थी, इनकी बच्ची भी थी, उनको छोड़ के इनको भागना पड़ा। फ्रांस से इंग्लैंड आए और ये उस समय देखो 1770 में पैदा हुए थे, तो उस समय केवल ही 23 साल के थे, 23 ईयर्स ओल्ड। तो थोड़े से ये यंग थे, यूथ थे, जवान थे, है ना, बहुत मैच्योर नहीं थे, उनकी उम्र मैच्योर नहीं थी। तो इन्होंने वहाँ टिंटन एबी में, जो कि एक अपने आप में एक वीरान जगह है ना, जो टिंटन एबी की अगर हम बात करें तो ये जगह वेल्स एंड इंग्लैंड, इनके ना बॉर्डर पे स्थित है। एक तरफ वेल्स है, एक तरफ इंग्लैंड है, और उसके बॉर्डर पर टिंटन एबी है। टिंटन एबी एक मोनेस्ट्री है, एबी नाम से ही लग रहा होगा, इट्स एबी मीन्स मोनेस्ट्री, या मंक्स रहते हैं या नन्स रहती हैं। और ये जो टिंटन एबी था, ये 1131 में जो सिस्टेरियन मंक्स होते हैं, सिस्टेरियन मंक्स एंड नन्स, इनके लिए ये 1831 में इस्टेब्लिश किया गया था टिंटन एबी। और उस जमाने में ये होता था कि भाई जंगल में कहीं नदी किनारे आप अच्छे अच्छे से मठ बना दो, एबी बना दो, टेम्पल बना दो, जहाँ साधु संत रह सकें, अपना मेडिटेशन कर सकें, ध्यान कर सकें, कंटेम्पलेशन कर सकें और अपनी लाइफ को वो इंजॉय कर सकें, मतलब वो एक जो स्पिरिचुअल लाइफ को इंजॉय कर सके, आई मीन टू से। तो वहाँ ये बनाया जाता है 1831 में। और ये कई बार ऐसे ऐसे इसका कई दौर आते हैं, कभी ये अच्छा होता है, कभी बुरा होता है, कभी इसके लिए काम अच्छा किया जाता है, कभी बुरा, और तभी वो धर्म चेंज होते हैं, कैथोलिक वगैरह आते हैं, ये आते हैं। तो
ये ऐसे कुछ चल रहा था, टिंटन एबे वेल्स और इंग्लैंड के वहां पर ये अच्छा सा बना हुआ था। इसी के यहाँ बगल में ना एक वाई रिवर है, वाई, इसका प्रोनाउंसिएशन देखना, देयर इज अ वाई रिवर, जो यूके यूनाइटेड किंगडम की फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर है, चौथी सबसे लंबी नदी है वाई रिवर। बहुत खूबसूरत नदी जिसमें खूब सारी वेल्स हैं, तो घाटियां हैं, वैली, इसलिए वाई वैली भी एक फेमस है, एक टूरिस्ट प्लेस है। और उसी के किनारे टिंटन एबे ये बनाया गया था, जो आप थोड़ा अगर देखें तो मैं आपको थोड़ा बताऊं। देखो, ये वाई रिवर है और ये टिंटन एबी है, बिल्कुल जंगलों के बीच में, पहाड़ है, सिकमोर के ट्रीज है, और ये खिलखिलाती मरमर करती हुई वाई रिवर है। और वहाँ पर पहली बार तो जो है खुद विलियम वर्ड्सवर्थ घूमने गए थे, बाद में दोबारा फिर ये घूमने जाते हैं अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ में, ठीक है ना। तो ये आप देख रहे होंगे, ये एक वाई रिवर है और ये वो टिंटन एबी है, जो एक तरफ वेल्स है और एक तरफ इंग्लैंड है। इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं इसको जो है वो बनाया गया था 1131 में। 1131, 1132, 1131 में से काम शुरू हो गया था। अब ये बना रहा, यहाँ वर्शिप होती रही। 1536 हेनरी एट्थ इन्होंने क्या किया, इसको डिसॉल्व कर दिया, इसको नष्ट कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, खत्म कर दिया कि नहीं, अब ये नहीं होना चाहिए, हमारे धर्म से अलग चीज शिक्षा से दे रहे हैं, इसको हम खत्म करेंगे। इसको डिसॉल्व कर दिया उन्होंने 1536 में, हेनरी एट, जो एलिजाबेथ के फादर जो थे उन्होंने। अब ये वीरान जगह हो गई, ये जो टिंटन एबी थी ये र्यून हो गई, इसलिए ना र्यून वर्ड इससे जुड़ा हुआ है, ये रून वीरान हो गई। जो आप थोड़ी देर पहले फोटो में देख रहे थे, बिल्कुल वीरान सी जगह है। और इस तरह की जगह ना हमारे विलियम वर्ड्सवर्थ को अपील करती हैं, उन्हें अपनी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। वो नेचर, वो लॉनलीनेस, वो सॉलिट्यूड, है ना, वो इनको इनके लिए एपेटाइट है। वो जो सक्ल्यूस जो जगह होती है, उनको सक्ल्यूजन देती है, इनके माइंड को मेडिटेशन देती हैं। तो ऐसी जगह चुनते थे जानबूझ करके। इस वीरान जगह पे घूमने गए। अच्छा देखो, मजे की बात देखना, बहुत काम की चीज बता रहा हूं। ये पोयम टिंटन एबी पे लिखी हुई है, बट इस पूरी पोयम में टिंटन एबे का जिक्र एक बार भी नहीं होता। ये डोरोथी के साथ जाते हैं, डोरोथी का नाम ये एक बार नहीं लेते, हालांकि बोलते जरूर है माय डियर डियर सिस्टर, माय डियर डियर फ्रेंड, ऐसे करके उसको एड्रेस करते हैं, बट डोरोथी नाम वो कहीं यूज नहीं करते। तो टिंटन एबे का तो कोई जिक्र ही नहीं होता। उसके आसपास की जो ब्यूटी है उसकी बात करते हैं, और कहीं ना कहीं कहते हैं कि ये जो ना ये पसंद नहीं करते थे इन सिविलाइजेशन को, इन बड़े बड़े गॉथिक जो बिल्डिंग्स थी उनको, ये तो जंगल को पसंद करते। तो इनकी नज़र टिंटन एबे से हटकर जो पीछे पहाड़ थे, जो वाई रिवर थी, जो फॉरेस्ट था, जो कॉटेज बनी हुई थी, जो ऑर्चर्ड टफ्ट्स थे, जो है ना, जो ग्रीनरी थी, बस उस पर ये ध्यान दिया इन्होंने। उसी के बारे में जिक्र इस पूरी पोएम में करते हैं दोस्तों, है ना। तो ये वेल्स और इंग्लैंड के बीच में बॉर्डर पर कहीं ना कहीं स्थित था, और ये बहुत खूबसूरत एक जगह है। इसके आसपास जो ब्यूटी है वो बहुत अच्छी है। वाई रिवर है ना, जो लॉन्गेस्ट, फोर्थ लॉन्गेस्ट रिवर मानी जाती है, उसके किनारे पर ये स्थित है। उसका पानी, उसकी मरमर की आवाज, है ना, वो सब ये महसूस करते हैं। और ये एक्चुअली क्या था, अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ घूम रहे थे, वॉकिंग पे थे, वॉकिंग टूर है ये ध्यान रखना, इट्स अ वॉकिंग टूर। ये भी एक इंपॉर्टेंट बात है, ये एक वॉकिंग टूर है। जब ये ऑल फॉक्स डैन से ब्रिस्टल जा रहे थे, कहां जा रहे थे दोस्तों, ये वॉकिंग टूर है। तो ये ऑल फॉक्स डैन से पैदल पैदल अपनी बहन डोरोथी के साथ में ब्रिस्टल जा रहे थे, और उस बीच रास्ते में ये वाई रिवर आई और उसके बगल में टिंटन एबे आया, जो पहले देख चुके थे विलियम वर्ड्सवर्थ तो, लेकिन अपनी बहन को दिखाने के लिए वहां लेके जाते हैं कि भाई मैं तो देख चुका, मेरे दिमाग में तो उसकी यादें हैं, मैंने तो उसकी इमेजेस अपने दिमाग में क्लिक कर रखी हैं, और मैं उनको बाद में इंजॉय करता हूँ, और
मैं उनसे रोमांचित होता हूँ और अपने मेरे दिमाग में जो टेंशन होती है वो खत्म करता हूँ। तो मेरी बहन डोरोथी, तुम भी ऐसी जगह को देखो, ताकि तुम कभी फ्यूचर में परेशान हो, दिक्कत आए, इस वर्ल्ड से तुम्हें दिक्कत रहे, तो तुम उस कविता को याद करके, उस टिंटन एबी को याद करके अपने माइंड को तुम रिलैक्स कर सकती हो, उसको सबलाइम कंडीशन में लेके जा सकती हो। तो इस तरह से वो यहाँ जा रहे थे, वॉकिंग टूर पे थे, और इनको वहाँ जगह दिखाई देती है और ये देखते हैं। और अब इसकी जो डेट कब लिखी गई, ऐसा लोग कहते हैं, तो जो डेट लिखी है, जैसे जैसे कोई मानो डायरी लिख रहे हुए, और ऐसा हुआ होगा। ये जब घूम रहे थे तो ये ब्रिस्टल जाने से पहले जब टिंटन एबी आए, तो शायद इन्होंने वहाँ एक कविता लिखना शुरू किया हो। कुछ कहते हैं कि जब ये ब्रिस्टल जा रहे थे तो जो स्मॉल वेसल था, एक छोटा जहाज, उस दौरान इन्होंने लिखी, और ये ब्रिस्टल पहुंच गए थे 30 जुलाई को, और तब इन्होंने इस पोएम को कंप्लीट कर लिया, है ना। ये डेट उन्होंने डायरी में लिखी 13 जुलाई 1798, और इसलिए डायरी की तरह इतना बड़ा जो उन्होंने एक वो अपना टाइटल लिखा। और उस जमाने में बड़े बड़े टाइटल लोग लिखते भी थे कि टाइटल से आपको पूरी कविता का क्या समरी है, क्या सेंट्रल आइडिया है, वो आपको पता चल जाए। तो इस वजह से इतने बड़े बड़े टाइटल्स, उस समय एक ट्रेंड चला था लिखने का, तो उसी को फॉलो विलियम वर्ड्सवर्थ ने भी किया है। अब जब ये कविता इन्होंने लिखी, ब्रिस्टल जाते जाते इन्होंने लिख दी, और कहते हैं कि वहाँ जाकर के शायद इन्होंने रात को, मतलब वो एक अलग अलग इसकी, वो अलग अलग विद्वान अलग अलग बातें करते हैं, बट कहा जाता है कि इन्होंने ब्रिस्टल जाके कविता लिख दी। और उसके बाद 1798 में ही इन्होंने लिरिकल बैलेड्स लिखा 1798 में ही, और उसमें इस कविता को इन्होंने जो है वो डाल दिया। लिरिकल बैलेड्स में अगर आपको ध्यान हो तो इसमें 23 पोएम्स थी। हाउ मेनी पोएम्स? 23 पोएम्स इसके अंदर थी, जिनमें से 19 पोएम तो जो थी विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, है ना, 19 पोएम विलियम वर्ड्सवर्थ की थी, और 4 पोएम्स एस.टी. कॉलरिज की थी, जो इनके बहुत अच्छे फ्रेंड थे, बहुत अच्छे फ्रेंड थे। ये दोनों जो है काफ़ी अच्छे फ्रेंड थे, और इन्होंने काफ़ी कुछ एक दूसरे से सीखा है। कहते हैं कि ये जो पोएम है अपनी टिंटन एबी, ये भी एस.टी. कॉलरिज की मिडनाइट एट वो फ्रॉस्ट जो था, उससे कहीं ना कहीं इम्प्रेस होकर के, इन्फ्लुएंस होकर के ये पोएम लिखी थी। उसकी कुछ लाइंस भी इन्होंने अपनी इस पोएम में यूज़ की हैं। तो इन दोनों ने मिलकर के ये ऐसे लिरिकल बैलेड लिखा, जिसमें 23 पोएम्स थी, जिसमें पहली जो पोएम थी इस 23 में, जो फर्स्ट पोएम थी, फर्स्ट पोएम वो एस.टी. कॉलरिज की थी, एंशिएंट मैरिनर, है ना, एंशिएंट मैरिनर। एंशिएंट मैन, जिसमें सुपर नेचुरल एलिमेंट्स थे, उसके अंदर सुपर नेचुरल एलिमेंट्स थे इसमें। तो आपसे पूछेगा कि ये पोएम कहाँ पब्लिश हुई? ये लिरिकल बैलेड्स में पब्लिश हुई। कब पब्लिश हुई? 1798 में। लिखी कब गई? 1798, द सेम ईयर। वो लिखी शायद इसलिए थी कि अपन को इसको तुरंत जो है लिरिकल बैलेड्स में जो है उसमें डालना है। पहली पोएम ये रखी, है ना, फर्स्ट पोएम रखी, जो सबसे अच्छी पोएम में से एक मानी जाती है ना। सॉरी। फिर इसके बाद दोस्तों इन्होंने लास्ट पोएम जो 23rd थी, लास्ट पोएम जो थी वो टिंटन एबी रखी। टिंटन एबी लास्ट पोएम, टिंटन एबी लास्ट पोएम रखी। और ये लास्ट और बेस्ट, इफ एंड्स वेल ऑल वेल इफ एंड्स वेल। तो ये कहते हैं ये क्राउन है, लिरिकल बैलेड का एक क्राउन है। जैसे एक डोम होता है ना, एक बड़ा बिल्डिंग है ना, उस बिल्डिंग की सबसे खूबसूरत जगह ऊपर टॉप है, मतलब सबसे आखिर में है, और सबसे बेस्ट पोएम टिंटन एबी। ये विलियम वर्ड्सवर्थ की भी जो बेस्ट पोएम्स हैं उनमें से एक है। इसकी 2 पोएम को बहुत बेस्ट माना जाता है, एक तो टिंटन एबी और एक वो ऑड टू इमॉर्टैलिटी। तो ये बहुत अच्छी पोएम है इसकी, और जो लकीली हमारे सिलेबस में है और हमें पढ़ने को मिल रही है ना, वी आर ब्लेस्ड कि हम इस पोएम को पढ़ रहे हैं। तो 23rd और लास्ट पोएम जो इसकी टिंटन एबी है, और ये नेचर की बात करती है, ये कॉमन मैन की बात करती है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की बात करती है, ये रोमांटिक एज की बात करती है। और कहते हैं जो लिरिकल बैलेड है ना, यही लिरिकल बैलेड रोमांटिक एज को शुरू करने की एक ऑफिशियल फॉर्मल डेट मान सकते हैं।
और यहाँ से लिरिकल जो बैलेड है, इसी से रोमांटिक एज की स्टार्टिंग मानी जाती है, शुरुआत मानी जाती है। एक नया दौर शुरू होता है जहाँ आप लोग नेचर की बात कर रहे हो, जहाँ आप कॉमन पीपल की बात कर रहे हो, जहाँ आप सुपर नेचुरल एलिमेंट्स की बात कर रहे हो, जहाँ एक लिबर्टी की बात करते हो कि आपको लिखने में स्वतंत्रता चाहिए, ठीक ना, इस तरह की बात यहाँ होती है। और एक बहुत ही खूबसूरत कविता इस तरह से लिखी जाती है। इस तरह से ये कविता का जो है शुरुआत होती है दोस्तों। और फिर उसके बाद जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है इस कविता के अंदर अपना पूरा जो इनका नेचर की थियरी है उसको पूरा बहुत अच्छे से ये इसमें बताते हैं। और आप इस पोएम में देखना, इनकी जो 4 स्टेजेस है, उन 4 स्टेजेस की यहाँ बात होती है। इनकी 4 स्टेजेस कौन कौन सी हैं? जो इनकी फर्स्ट स्टेज है वो है इनकी बॉयहुड। बॉयहुड स्टेज क्या है दोस्तों? बॉयहुड स्टेज में ये एक छोटे बच्चे हैं और ये मानते हैं कि जो नेचर है ना, वो नेचर इनके लिए प्लेग्राउंड है। नेचर इनके लिए प्लेग्राउंड है जहां एक छोटे बच्चे की तरह इनको पूरा खेलना है, उछलना है। एक छोटी, जैसे इसमें कविता में दिया है रो, ए स्मॉल डियर, उसकी तरह फुदकना है, इधर उधर पहाड़ों में भागना है, क्लाइंबिंग द ट्रीज, ट्रैकिंग इन द माउंटेन्स, स्विमिंग इन द रिवर, है ना, फिशिंग इन द लेक्स, माउंटेन्स, रिवर्स, फॉरेस्ट, हॉर्स राइडिंग, बोटिंग, इन सब में जो बच्चों को मजा आता है वो मजा ये नेचर के साथ में लेते हैं, घूमते हैं, फिरते हैं, है ना। और फिर इनकी एक एज आती है यूथ एज। उस यूथ एज में ये एक लवर की तरह पैशनेट है नेचर को लेकर के। जैसे एक लवर अपनी प्रेमिका से मिलने के लिए बिल्कुल ऐसे, है ना, लुक फॉरवर्ड टू मीट हर, अचानक उसे मिलना चाहता है ना, उसके लिए पैशनेट रहता है, उसके लिए ऐसे बिल्कुल लव फीलिंग्स रहती है। सेम फीलिंग्स विलियम वर्ड्सवर्थ में भी डेवलप होती है नेचर को लेकर के। ये इसकी दूसरी स्टेज, जब थोड़े मैच्योर होते हैं, है ना, तो ये एज आती है। फिर इनकी एक जाती है मेडिटेटिव, रिफ्लेक्टिव या रिफ्लेक्टिव एज आती है, और वो भी इस कविता में बताई गई है। मेडिटेटिव जिसमें चिंतन करते हैं ये मैन और नेचर, इनके रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। मैन और नेचर की रिलेशनशिप की बात करते हैं कि आदमी और नेचर ये आपस में इंटरकनेक्टेड है। मैन कैन टॉक टू नेचर एंड नेचर कैन अंडरस्टैंड द इमोशंस ऑफ मैन, है ना। कहते हैं कि जब आपके मन में जो फीलिंग्स होती है तो पूरी नेचर भी उन चीज़ों को समझती है, वो आपकी तरह दुखी हो जाती है और वो आपकी तरह खुश हो जाती है ना। तो नेचर और मैन में कोई ना कोई ऐसी डिवाइन पावर है, कोई ऐसी स्पिरिट है जो आपस में दोनों को कनेक्ट करती है ना। एक इंडिविजुअल जो सोल है मैन की, वो इस यूनिवर्सल सोल, नेचुरल सोल से कहीं ना कहीं इंटरमिंगल्ड है, इंटरफ्यूज्ड है ना। तो वो इसकी बात। और 4th स्टेज जो है उसमें ये पैंथीस्ट हो जाते हैं। पैंथीस्ट स्टेज आती है जिसमें नेचर के कण कण में जो है गॉड की प्रेजेंस को फील करते हैं। ये द पोएट सेज कि जो नेचर है, जो गॉड है, वो नेचर के हर ऑब्जेक्ट में है, हर एलिमेंट में है। इन ईच एंड एवरी एलिमेंट गॉड इज प्रेजेंट, गॉड इज ओमनी प्रेजेंट। वो नेचर के हर कण में है, वो इंसान में है, वो मैन में है, वो इंसेक्ट्स में है, बर्ड्स में है, ट्रीज में है, रिवर में है, स्टोन्स में है, हर जगह जो है वो है। और ये पैंथीस्ट हो जाते हैं, इनकी फिलॉसफी है, ये पैंथीस्ट हो जाते हैं, ये मिस्टिक हो जाते हैं, रहस्यवादी हो जाते हैं, छायावादी हो जाते हैं। और ये चारों स्टेज आप देखना इस पोएम के 4th सेक्शन में आपको दिखाई भी देगी। इनका पूरा डेवलपमेंट दिखाया गया है कि नेचर के प्रति इनकी कैसे फीलिंग्स चेंज हुई हैं और कैसे नेचर से इनके रिलेशंस जो है वो इवॉल्व हुए हैं, धीरे धीरे चेंज हुए हैं, डेवलप हुए हैं, इवॉल्व हुए हैं। और इन सब बातों को यहाँ बताया जाता है। ये कविता जो इनका नेचर से प्रति जो लव है ना, उसको एक बहुत सिखाती है, बताती है अपने को। और ये पूरी पोएम जो है ना नेचर के एलिमेंट्स को लेकर के है। खुद जो हमारे ये विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, इन्हें मैथ्यू आर्नोल्ड कहते हैं कि ये जो थे, हाँ, ये प्रीस्ट ऑफ नेचर हैं, ये नेचर के पुजारी हैं। इनको कहा जाता है, रिकेट्स इनके लिए कहते हैं कि ये जो थे ना, ये
हार्बिंजर ऑफ नेचर हैं, म्यूज ऑफ पोएट्री हैं, है ना, ये नेचर के वर्ष पर है, ये नेचर के लवर हैं। नेचर, ये खुद कहते हैं, इस पोएम में भी कहते हैं कि नेचर मेरे लिए एंकर ऑफ माय प्योरेस्ट थॉट्स, गार्डियन, गाइड माय ऑल मॉरल बीइंग्स, वो मेरे लिए गार्डियन है, गाइड है, एंकर है ना। ये कहते हैं कि वो मेरी लवर है। और ये भी कहते हैं कि नेचर डिड नेवर बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। क्या प्यारी लाइन लिखते हैं, देखो ये कहते हैं कि नेचर डिड नेवर बिट्रे द हार्ट, नेचर ने कभी उस हार्ट को धोखा नहीं दिया, दैट लव्ड नेचर, जिसने नेचर से कभी प्यार किया हो, उसको कभी भी जो है नेचर ने जिससे प्यार किया हो उसको कभी भी नेचर ने धोखा नहीं दिया। नेचर हमेशा प्यार करती है उन सबको जिसने उससे प्यार किया। आप पेड़ को जाके अपने दिल की बात बता दो, वो किसी को नहीं कहेगा। तो नेचर लवर है, ये हार्बिंजर ऑफ नेचर है, प्रीस्ट ऑफ नेचर है, ये मतलब नेचर से बहुत प्यार करते हैं। और वो पूरा प्यार आपको स्टिंटन एबी में दिखाई देता है, ठीक है ना। ये जो पोयम है ये नेचर की बात करती है। ये पोयम जो है ये बात करती है सिंपल मैन की। इसकी लैंग्वेज भी आप देखना, बड़ी सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का इसमें दोस्तों यूज किया गया है। अगर आप बात करें इस पोएम के अब स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी लाइंस के बारे में, तो आप देखेंगे कि इसके अंदर जो है, इस पोएम के अंदर 162 लाइंस हैं, 162 लाइंस। अब यहां थोड़े कंफ्यूज होंगे कि साहब हमने तो कहीं 159 लाइंस भी पढ़ी हैं, तो पढ़ा होगा, वो भी गलत नहीं है। रीजन क्या है कि इसमें 5 सेक्शंस हैं। मैं आपको थोड़ा बताऊं 162 और 150 लाइन का क्या चक्कर है। देर आर 5 सेक्शंस इन दिस पोएम, इसमें 5 सेक्शंस हैं और 3 सेक्शन ऐसे हैं इसके अंदर जहां लाइन बहुत छोटी सी है। इफ दिस इतना लिख के लाइन नीचे आ गई, तो कुछ लोग इफ दिस को उस नीचे वाली लाइन में ही कनेक्ट कर देते हैं, एक लाइन कम हो जाती है। ऐसे 3 जगह है, ऐसे 3 जगह हैं जब छोटे छोटे शब्द लिखे, आधी आधी लाइन है, उनको मिला दिया अगली लाइन के अंदर। तो 3 लाइन अगर आप बढ़ा दो 159 में तो 162 लाइन्स हो जाती हैं। इसलिए मैं चूंकि मैथ्स का स्टूडेंट रहा हूं तो मैं बता रहा हूं कि 162 लाइन्स हैं और इसके अंदर 5 सेक्शंस हैं। इस 5 सेक्शंस में, मतलब अभी तो मैं लिटरेचर का हूं, मैं सोच रहा कि सर तो मैथ्स क्या इंग्लिश कैसे पढ़ा रहे हैं। 11th-12th की बात कर रहा हूं, उसके बाद तो लिटरेचर पढ़ा है। 5 सेक्शंस की अगर हम बात करें दोस्तों, तो इसमें जो फर्स्ट सेक्शन है, फर्स्ट सेक्शन में 22 लाइन्स हैं, 1 से 122। फिर अगर हम सेकंड सेक्शन की बात करें, है ना, तो उसके अंदर इसमें ये तो 1 to 22 है। अगली जो है वो 23 से आपके है 50, है ना, 50 यानी कि 28 लाइन्स हो गई। फिर जो थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें तो वो है 51 से 59 यानी ओनली 9 लाइन्स, और ये सबसे छोटा है, स्मॉलेस्ट, ये सबसे छोटा पार्ट है इसका। फिर अगर हम फोर्थ स्टेंजा की बात करें, ये सबसे बड़ा है, लॉन्गेस्ट, इसमें 54 लाइन्स है, 62 113। और लास्ट जो सेक्शन है या स्टेंजा है उसकी अगर हम बात करें तो उसमें फिर 49 लाइन्स है, 114 से 162, 49 लाइन्स। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका एक 5 सेक्शंस हैं, 162 लाइन्स हैं। सबसे छोटा जो इसका सेक्शन है, स्टेंजा है, वो थर्ड है, सबसे बड़ा जो है वो फोर्थ स्टेंजा है। ऐसे करके इसके अंदर 5 स्टेंजाज जो है वो यूज किए गए हैं दोस्तों, है ना। आगे अगर हम बात करें तो ये जो पोयम है ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। किस में लिखी गई है? ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है।
और ब्लैंक वर्स क्या होता है, जिसकी लाइन तो मीटर में होती है लेकिन राइम स्कीम नहीं होती। तो ये आयम्बिक पेंटामीटर लिखा गया है, आयम्बिक पेंटामीटर लिखा गया है, यानी कि डेकासिलेबिक, ये डेकासिलेबिक है, आयम्बिक पेंटामीटर ये लिखा गया है ना। और ये जो पोयम अगर आप देखें तो ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह लिखी गई है, ड्रामेटिक मोनोलॉग की तरह लिखी गई है। ये सारे क्वेश्चन देखना आप यहीं से फंस जाएंगे आप लोगों के। ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है, जिसमें एक सिंगल स्पीकर होता है और कोई एक या एक से ज्यादा साइलेंट लिसनर होते हैं। यहाँ सिंगल स्पीकर जो है विलियम वर्ड्सवर्थ है और साइलेंट लिसनर जो उसकी सिस्टर है डोरोथी, वो जो उसके साथ वॉकिंग कर रही है, घूम रही है टिंटन एबी में, ठीक है ना। और इसमें जो पोएट है वो अकेला बात करता रहता है, बोलता रहता है, और उसकी जो इनर फीलिंग्स हैं, थॉट्स हैं, वो आपके सामने आती हैं। लिसनर वहाँ सुनता है लेकिन उसकी तरफ से कोई रिएक्शन नहीं होता, पूरा कैरेक्टराइजेशन यहाँ पर हो जाता है। तो ये ड्रामेटिक मोनोलॉग का एक फॉर्म है जिसमें वो डोरोथी से बात कर रहा है लेकिन वो साइलेंट है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक बार कहते हैं कि यार इसको मैं वोड की तरह लिखना चाहता था। जो इनका प्रेफेस टू बैलेड, प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड आया 1802 में, उसमें इन्होंने लिखा था कि भाई मैं जो है ना इसको एक ऑड की तरह लिखना चाहता था, बट लिख नहीं पाया। ऑड मतलब बहुत ही एक एलिवेटेड स्टाइल में, लेकिन फिर इन्होंने लिखा नहीं उसको। तो कुछ लोग इसको ओड की कैटेगरी में भी कहते हैं कि इसमें इन्होंने नेचर को इतना ज़्यादा जो है वो ग्लोरीफाई किया कि मानो कि ये कोई ओड हो, है ना। बहुत स्टैंडर्ड अच्छी लैंग्वेज यूज़ की है। हालांकि ये कहते हैं कि सिंपल लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए, बट इस टिंटन एबी में इन्होंने थोड़ी सी स्टैंडर्ड मिल्टॉनिक लैंग्वेज यूज़ किया है, मिल्टन की तरह बहुत अच्छे अच्छे फ्रेज यूज़ किए हैं, वर्ड्स यूज़ किए हैं, है ना। और ये जो पोयम है आप देखना, ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। तो यहाँ पे स्टेंजा जो है ना वो उसमें निश्चित लाइन नहीं, आपने देखा किसी में 9 लाइन्स है तो किसी में 54 लाइन्स हैं। तो इस पोयम को ना वर्स पैराग्राफ कहा जाता है, वर्स पैराग्राफ, या इसको आप इरेगुलर स्टेंजा कह सकते हैं। क्योंकि स्टेंजा तो क्या होता है जिसमें लाइन के नंबर्स फिक्स होते हैं, 5-5 लाइन, 4-4 लाइन, 2-2 लाइन, बट इसमें ऐसा नहीं होता है। ये वर्स पैराग्राफ भी इसे आप कह सकते हैं, इसको ओड कह सकते हैं। ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो आयम्बिक पेंटामीटर डेकासिलेबिक लिखा गया है, ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। तो आई होप ये सारी जानकारियां आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको मज़ा भी आ रहा होगा, आपने इनको नोट डाउन कर लिया होगा, लिख लिया होगा। और जो हमारे ऐप वाले स्टूडेंट्स हैं उनको तो सब नोट्स के फॉर्म में आपके ऐप पर ये अपलोड, जब आप ये देखोगे वीडियो उस दिन या उसके अगले दिन आपको ये ऐप पर सारे नोट्स मिल जाएंगे, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत टेबुलर फॉर्म के अंदर, वन लाइनर नोट्स के रूप में आपको सारे मिल जाएंगे दोस्तों, ठीक है ना। तो ये बातें यहाँ होती है। और इसके बाद हम बात करें, ये नेचर की बात करता है, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम है, ये फिलोसॉफिकल पोएम है जो इनकी पैंथिज्म और इनके मिस्टिसिज्म की फिलोसफी को बताती है। डिफ़िकल्ट पोएम है क्योंकि ये वर्ड्सवर्थ के दिमाग में चल रही है, तो इसको समझना उतना आसान नहीं जितना कि इनकी और पोएम्स को समझना आसान है, विलियम वर्ड्सवर्थ की या रोमांटिक एज की और पोएम्स को समझना आसान है, ठीक है ना। इस पोएम में आपको इनके जो खुद के पर्सनल जो फीलिंग्स हैं, एक्सपीरियंसेस हैं, जो लॉसेज इनके हुए, फादर मदर, इनकी जो फ्रांस में इनकी मिस्ट्रेस रह गई थी, इनकी बच्ची जो रह गई थी, उनके ऊपर फ्रेंच रिवॉल्यूशन का बहुत ज़बरदस्त असर इस पोएम में और पूरे वर्ड्सवर्थ की पोइट्री में दिखाई देता है, जो यहाँ भी आपको दिखाई देता है। तो कुल मिलाकर के ये सब बातें जो हमने की हैं विलियम वर्ड्सवर्थ के बारे में, ये सब बातें आपको समझ में आई होंगी। और इनके बारे में कुछ चीज़ें और भी अगर छूट गई होंगी तो जब हम इसके थर्ड पार्ट करेंगे इस पोएम का तब बात करेंगे, ठीक है ना। तब हम इसके नोट्स और थियरी और इनके फिगर ऑफ स्पीचेस और इंपॉर्टेंट लाइंस, वर्ड्स, फैक्ट सब पे बात करेंगे, पोएट के बारे में बात करेंगे। अभी मैं इसको यहीं एक बार वो करता हूँ और अभी हम लोग पोएम को पढ़ते हैं, इसके टेक्स्ट को पढ़ते हैं और ये सब बातें आपको अच्छे समझ में आई होंगी। देखो टेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। देखो सेक्शन फर्स्ट 1 to 22 लाइन्स हैं, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन गया। यहां पर देखो विलियम वर्ड्सवर्थ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ खड़े हुए हैं और ये सामने टिंटन एबे दिखाई दे रहा है जो वीरान है, र्यून है, क्योंकि 1536 में हेनरी 8 ने यहाँ से सारे मंक्स वंक्स को भगा दिया था। ये वाई रिवर है जो पहाड़ों से होती हुई आ रही है, ये सिकमोर के ट्रीज हैं, ये वाई रिवर है और ये सारा दृश्य आपको दिखाई दे रहा होगा। अब हम पोएम को समझते हैं। ये कहते हैं 5 years have passed, 5 summers with the land of 5 long winters, and again I hear these waters rolling from their mountain springs with a soft inland murmur once again. बहुत प्यारी लाइन्स हैं।
ब्लैंक वर्स में लिखी गई हैं, कोई राइम स्कीम नहीं बनाई, लेंथ, ईयर, स्प्रिंग्स अगेन, बट हाँ आयम्बिक पेंटामीटर में तो इन्होंने लिखी हैं और फिगर ऑफ स्पीचेस बहुत यूज की हैं। देखो जैसे यहाँ पे 5 years हैव पास्ड, अब इसमें वो हिस्ट्री है। 1793 में ये फर्स्ट टाइम टिंटन एबे गए थे, उसके बाद अब ये 1798 में गए, उससे लेके अब तक 5 साल हो चुके हैं। 5 summers, समर्स गर्मियां होती हैं जो इंग्लैंड जैसे क्लाइमेट में बहुत अच्छा सीजन माना जाता है। अप्रैल से शुरू होता है, लेडी अप्रैल जो डैफोडिल्स फ्लावर को खिलाती है ना, उसमें ब्लूम्स होते हैं फ्लावर्स, तो वो ये महीना है जो बहुत जल्दी जल्दी निकल गया, 5 साल ऐसा कह सकता है। समर्स खुशी भी आती है इसमें। विद द लेंथ ऑफ 5 long winters, इस बार इसने विंटर्स के साथ में लॉन्ग लगा दिया और फिर 5 वर्ड का यूज कर लिया, बार बार 5 वर्ड को रिपीट कर रहा है और इसे आप कहते हैं रिपीटिशन। 5 का रिपीटिशन कर रहा है, इस बार कह रहा है 5 long winters। समर्स में लॉन्ग नहीं लगाया, विंटर्स में लॉन्ग लगा रहा है, क्योंकि इंग्लैंड में जो सर्दियां होती हैं बहुत हार्ड, बहुत हार्श होती हैं, लाइफ बिल्कुल डेड हो जाती है, ठीक है ना, कुछ लोग ज़्यादा एक्टिविटी नहीं हो पाती, पीपल बिकम पैसिव, नेचर बिकम्स पैसिव, तो दैट्स वाई ये बहुत लंबी गुजरती हैं, लॉन्ग समर्स। ये थोड़ी सी इनके लिए बैड टाइम होता है, सोरोफुल टाइम होता है। और 5 long winters, 5 summers, 5 winters, है ना। मुझे 5 साल हो गए, अब मैं दोबारा तुम्हारे साथ आया हूँ, नाम नहीं ले रहे बट बताते हैं। एंड अगेन आई हियर, देखो वापस अब मैं यहाँ आया हूँ और सुन रहा हूँ, तो देखो सुन रहे हैं तो ऑडियो विजुअल, ऑडियो इमेजरी, ऑडियो इमेजरी होती है। मैं सुनता हूँ किसको? दीज वाटर्स, वाटर्स यानी उस रिवर को, जब पानी बहुत है, लॉन्गेस्ट रिवर है, पानी बहुत है। वाटर्स यानी जब बहुत ज़्यादा पानी हो तो उसके लिए आप वाटर में एस लगा सकते हैं, ओशन के लिए, लेक्स के लिए, रिवर्स के लिए, स्प्रिंग्स के लिए। तो ऊपर झरनों, पहाड़ों से जो बर्फीले पहाड़ है वहाँ से झरने आ रहे हैं, वाटर्स नदी में आ रहा है, और मैं इन दूर उन स्प्रिंग्स को भी सुन रहा हूँ, नदी के पानी की आवाज़ को भी सुन रहा हूँ। कितना देखो फील कर रहा है उन चीज़ों को। रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन्स स्प्रिंग्स, ये जो वाटर्स है ये झरनों के लिए है, वाटरफॉल्स उन स्प्रिंग्स के लिए जो ऊपर पहाड़ों से गिर रहे हैं नीचे, और उनकी आवाज इनको सुनाई दे रही है। देखो ये ना कविता का नाम आपने पढ़ा अभी, ये है लाइन्स कंपोज्ड अ फ्यू माइल्स अबव। टिंटन एबे से थोड़ा ये ऊंचाई पे खड़े हैं। एक आप देखना, मैं जो आपको नोट्स दूंगा उसमें फोटोज में थोड़ा ऊंचाई पे खड़ा किया गया है उनको, ऊंचाई पे खड़े हैं जहां से इनको सब कुछ दृश्य दिखाई दे रहे हैं। A few miles above Tinton Abbey, on revisiting the banks of Wye River, the River Wye, during a tour, तो ये दूर से वहां देख रहे हैं और झरनों की आवाज इनको सुनाई दे रही है ना। ये आप इसको महसूस करें, कभी आप जंगल में घूमने गए, बहुत दूर कोई जंगल में झरना गिर रहा हो, उसकी आवाज दूर तक सुनाई देती, तो बड़ा झरना हो दूर तक आपको 3, 4, 5 किलोमीटर तक झरना सुनाई देता है। एंड ऐसा मैंने महसूस किया है। वंस आई वॉज इन नासिक, जो त्र्यंबकेश्वर महादेव जी हैं, उनके आगे जब जाते हैं तो पहाड़ों में, मेरे वहाँ लोकल दोस्त थे नासिक के, है तो उन्होंने मुझे वहाँ वो ट्रैकिंग पे लेकर गए, और 4, 5 किलोमीटर दूर से आपको झरने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो मुझे झरने की आवाज़ आज भी कभी फील होती है, जब मैं ठंडे पानी से सर्दी वगैरह में नहाता हूँ, आँख बंद करता हूँ ना, तो अचानक मुझे वो आवाज़ फील होती है ना। वो फील होता है आपको जैसे कि वर्ड्सवर्थ को फील हो रहा है। रोलिंग फ्रॉम देयर माउंटेन स्प्रिंग्स, वहां से पानी जो है लुढ़कता लुढ़कता कहाँ आ रहा है? विद अ सॉफ्ट इनलैंड मरमर, पहाड़ों से जमीन पर आ रहा है। वहां तेज आवाज थी, लेकिन अब इसकी आवाज मरमर हो गई है, जैसे ना धीरे धीरे आप बात करते हैं कुछ उस तरह से। और मरमर एक साउंड का इंटीमेशन है जिसको हम ओनोमोटोपिया कहेंगे। यहाँ फिगर ऑफ स्पीच आ गया ओनोमोटोपिया। ओनोमोटोपिया, आप स्पेलिंग चेक कर लेना एक बार, है ना। ओनोमोटोपिया जो है वो यहाँ पर एक फिगर ऑफ स्पीच हो गया इस मरमर वर्ड के अंदर। वो जो आवाज तेज तेज थी ना, अब वो आवाज धीरे हो गई है।
क्योंकि लैंड पे आते आते वो आवाज़ धीरे हो जाती है, और वैसे भी फ्यू माइल्स अबव है, वो दूर है। और अब जो है लैंड पे जब कोई नदी आ जाती है तो उसमें उतनी आवाज़ नहीं होती, या उन झरनों में अब वो आवाज़ नहीं है जो नीचे आने के बाद, अब कम आवाज़ है। वंस अगेन, मैं यहाँ दोबारा आया हूँ, इस जगह पे मैं दोबारा आया हूँ, इसलिए मैं दोबारा इन चीज़ों को सुन रहा हूँ। ये जो रिविजिट वाली बात है वो आप समझ पा रहे होंगे। इस जगह पे दोबारा आए, पहले 1793 में आए थे अकेले, अब अपनी सिस्टर के साथ आए हैं ये घूमने के लिए। ठीक है ना, यहाँ तक बात समझ में आ रही है आप लोगों को? ये बिल्कुल एक है ना उस जगह का, ये एक तरह से अपनों को ये वो बता रहे हैं कि डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं, और एक विजुअल इमेजरी बन रही है साउंड इमेजरी के साथ साथ में। डू आई बिहोल्ड दीज स्टीप एंड लॉफ्टी क्लिप्स, ये जो लॉफ्टी क्लिप्स है, ऊंचे ऊंचे पहाड़, हाई, लॉफ्टी बिल्कुल हाई, एलिवेटेड, ये जो पहाड़ है, क्लिप्स हैं, चट्टाने, स्टीप बिल्कुल खड़ी हैं, बिल्कुल वर्टिकल ना, बिल्कुल वर्टिकल है, बिल्कुल खड़ी चट्टाने हैं, बिल्कुल वर्टिकल सीधी खड़ी चट्टाने हैं, है ना, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। और इससे देखो आप कभी कभी ऐसे जगहों में गए जहाँ ऊंचे ऊंचे पहाड़, खड़ी चट्टाने आपने देखे, तो वो दृश्य आपके दिमाग में बन रहा है, इसे आप विजुअल इमेजरी कहेंगे। क्लिप्स, है ना, दैट ऑन अ वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस थॉट्स। अब देखो इम्प्रेस के बाद थॉट्स यहां पर आ रहा है, ये लाइन यहाँ खत्म नहीं हुई है, उसका अर्थ अगली लाइन में आपको देखने को मिलेगा। और ये शुरू से है इसके अंदर, देखना आप यहां पर भी है, विद द लेंथ, यह खत्म नहीं है, ऑफ 5 लॉन्ग विंटर्स आई हियर दीज वाटर्स। उस लाइन में उसका मीनिंग खत्म नहीं होता, उसका पूरा लाइन खत्म नहीं होती, वो नीचे लाइन में जाती है। और इन चीजों को हम बोलते हैं एंजेममेंट। और एंजेममेंट जो है ना, इस कविता की सेंट्रल डिवाइस है पूरी पोयम में। चूंकि ये लंबी पोयम है, तो लंबी पोयम में देखो ये ब्लैंक वर्स में लिखी जाती है, और एंजेममेंट्स इनमें जनरली होता है। तो इस पोयम में भी आपको एंजेममेंट मिल रहा है ना। यहाँ पे विजुअल ऑडियो इमेजरी बन रही है, अब यहाँ विजुअल इमेजरी बन रही है, लॉफ्टी क्लिप्स और स्टीप दैट ऑन वाइल्ड सेक्लूडेड सीन इम्प्रेस। ये जो क्लिप्स है, स्टीप क्लिप्स, ये वाइल्ड है, यहाँ सिविलाइजेशन नहीं है, यहाँ लोग नहीं आते हैं। ये जो सेक्लूडेड सीन है, सेक्लूडेड मीन्स वीरान, पीपल डोंट कम हियर, दिस प्लेस इज फार अवे फ्रॉम द सिविलाइजेशन, फ्रॉम द सिटी, फ्रॉम द हसल बसल एंड ऑफ सिटी, वेरी फार, सेक्लूडेड प्लेस, वीरान एकांक स्थान है। थॉट्स ऑफ मोर डीप सेक्लूजन। और जब ऐसी जगह पे आते हो तो ये सीन आपको इंप्रेस करते हैं, है ना, आपको इंप्रेस करते हैं, आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, अफेक्ट करते हैं, और आप ना ऐसे सेक्लूजन में चले जाते हो, आप एकांकीपन में चले जाते हो, आप सॉलिट्यूड कंडीशन में चले जाते हो, सॉलिट्यूशन में आप चले जाते हो। तो डीप सेक्लूशन, ये आपको ना गहरा सोचने को इम्प्रेस करता है। और ये विलियम वर्ड्सवर्थ तो इसीलिए तो जाते थे इन जगहों पर, है ना। तो ये आपको उस चीज़ों के बारे में बताता है। अब देखिए, एंड कनेक्ट, और ये जो स्टीप और लॉफ्टी क्लिप्स है, ये बहुत ऊंचे ऊंचे है, और ऐसा लगता है कि मानो ये आसमान से कनेक्ट कर रहे हों, जमीन को आसमान से कनेक्ट कर रहे हैं, फिजिकल चीज़ों को स्पिरिचुअल चीज़ों से कनेक्ट कर रहे हैं, है ना। ये आपको ऊपर लेके जाते हैं, आपको एलिवेट करते हैं, लॉफ्टी, आपको उठा देते हैं ऊपर की ओर, हल्का बना के ऊपर ले जाते हैं, और आप उन ख्यालों में, स्पिरिचुअलिटी में चले जाते हो। तो ये दोनों इसके मीनिंग है ना, मेटाफोरिकल मीनिंग भी इसका है। तो ये जो है इंप्रेस करते हैं आपको डीप सेक्लूजन के लिए। एंड कनेक्ट, कौन कनेक्ट करते हैं? क्लिफ, क्लिप आपको कनेक्ट करते हैं स्काई से। जैसे कोई एक इंसान दूसरे इंसान को जोड़ता है, जोड़ते हैं, तो पर्सोनिफिकेशन की तरह क्लिप्स यहाँ पर यूज हो रहा है। और ये क्लिफ कनेक्ट करती हैं लैंडस्केप, जहाँ पर ये हैं क्लिप्स, विद द क्वाइट ऑफ द स्काई। लैंडस्केप पे इनकी रूट्स हैं, और वहां से ये कनेक्ट करती हैं आपको स्काई से, है ना। स्काई से जो क्वाइट है, शांत है, इस धरती पर तो जो है, अर्थ पर जो है, लैंडस्केप पे तो जो है बहुत हसल एंड बसल है, दिन है, कमोशन है, यहाँ बहुत शोरगुल है। लेकिन जो आसमान है वो क्वाइट है, जो हेवन है वो क्वाइट है। और ये क्लिप्स ह्यूमन बीइंग्स को, लैंडस्केप को कनेक्ट करती है स्काई से, स्काई की क्वाइटनेस से।
द डेज कम व्हेन आई अगेन रिपोज, और देखो वो दिन आ गया व्हेन आई अगेन रिपोज, आई रिपोज अगेन, ऐसे है ये, व्हेन आई अगेन रिपोज, आई रिपोज अगेन, तो ये इनवर्जन है। राइम, वो उसको राइम नहीं, मतलब मीटर को सेट करने के लिए, आयम्बिक, अनस्ट्रेस और स्ट्रेस, इनको सेट करने के लिए ये इस तरह के इन्वर्जन कर देते हैं। द डे इज कम, अब वो दिन आ गया, व्हेन आई अगेन रिपोज, यानी ऐसे बहुत एक्साइटेड हो यहाँ आने के लिए और बड़ा खुश हो रहा है कि देखो मैं यहाँ आ गया, वापस वो दिन आ गया जब मैं यहाँ आया हूँ, इन खूबसूरत जगहों पर मैं वापस से आ गया हूँ, है ना। आपको बात समझ रही है यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं। हियर अंडर दिस डार्क सिकमोर, अब देखो वहां पर एक पेड़ है, सिकमोर। Sycamore, a kind of tree which is very dense, which is very dark, and the rays of sun cannot, penetrate through the tree, and a person can sit under the tree in the shadow without disturbing of sunlights, है ना। तो in the same way, Wordsworth is sitting under the sycamore tree, and he is watching the views of that pastoral area, of that forest, Wye River, Tinton Abbey, because he's sitting somewhere at high place, at high place, few miles above Tinton Abbey. He's in such position from where he can behold the whole scene, तो behold कर सकता है। एंड व्यू देखो, सिकमोर जिसको हम यहाँ गूगल ट्री कह सकते हैं ना, ऐसा कुछ पेड़ होता है सिकमोर, ए काइंड ऑफ ट्री आप ही मान लीजिए, बहुत डेंस होता है, इसलिए देखो डार्क लिखा है, अंडर दिस डार्क सिकमोर एंड व्यू, और मैं नज़ारे देख पा रहा हूँ, दिस प्लॉट्स ऑफ कॉटेज ग्राउंड, यहाँ ग्राउंड पर कुछ कॉटेज बनी हुई हैं, कुछ झोपड़ियाँ बनी हुई हैं, कुछ कुछ फार्मर्स के, विलेजर्स के, कंट्री साइड लोगों के कुछ घर बने हुए हैं। दीज ऑर्चर्ड टफ्ट्स, ऑर्चर्ड होता है ए गार्डन, ए फ्रूट गार्डन, ऑर्चर्ड यानी फ्रूट गार्डन, यहाँ फ्रूट गार्डन बने हुए हैं। टफ्ट्स जो बहुत ऐसे झुंड में लगे हुए, गुच्छे से खूब सारे बने हुए हैं, टफ्ट्स यानी ऐसे बहुत सारे 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 पेड़ ऐसे पास पास लगे हुए हैं, फलों के पेड़ लगे हुए हैं, ऑर्चर्ड, दिस इज ऑर्चर्ड टफ्ट्स, वहाँ उसको दिखाई दे रहे हैं, उसको कॉटेज ग्राउंड दिखाई दे रहे हैं, विच एट दिस सीजन विद देयर अनराइप फ्रूट्स, ये सीजन है गर्मियों का, आप कह सकते हैं, ये जुलाई का सीजन है, 30 जुलाई को इन्होंने लिखा था, तो इस सीजन में जो है ये फल अभी पके नहीं है, जैसे ना ये सेब हो सकते हैं, ये सेब हो सकते हैं, अनराइप हैं, कुछ और फ्रूट भी हो सकते हैं, नाम नहीं लिया, है ना। और ये सर्दियों में जाके, है ना, अक्टूबर नवंबर में इनकी खेती आती है, अब आने लगे हैं जो एप्पल्स हैं, उस समय ये राइप होता है, जब राइप होते हैं ना फ्रूट, ये ग्रीन कलर के होते हैं, तो इनका कलर ग्रीन है, अनराइप फ्रूट्स हैं, एट दिस सीजन आर क्लैड इन वन ग्रीन ह्यू, ये ना ग्रीन ह्यू, ह्यू यानी कलर, ये ग्रीन कलर से कवर्ड है, क्लैड यानी कवर्ड, ये ग्रीन कलर से कवर्ड है, एंड लूज themselves मिड ग्रोव्स एंड कॉप्सेस, और ये जिन ग्रोव्स में, जिन ये बगीचे में, जिन ये देखो ये ट्रीज है, आप कुछ ट्री में देखना, मुझे यहाँ ध्यान से दिखाई दे रहा है, थोड़ा सा जूम करके देखोगे, यहाँ छोटे छोटे से, है ना, कुछ फ्रूट लगे हुए हैं यहाँ पर, बट ये ग्रीन कलर में ना मिक्स हो गए, इन्होंने अपनी आइडेंटिटी को लूज कर दिया, you cannot recognize them, you cannot identify them because they have been mingled because of their color, ये mingled हो गए है ना, lose themselves, lose their identity, ये दिख ही नहीं पा रहे हैं, इनको आप देख नहीं सकते, ये मिल गए हैं, मिड ग्रोव्स, वो जो पेड़ उगे हुए हैं बहुत सारे, थिकेट्स ऑफ ट्रीज, ग्रुप ऑफ ट्रीज, और ये इसी का जो है सिनोनिम है, कॉप्सेस, उन कॉप्सेस में यानी कि उन ग्रोव्स में, उन वुड्स में, उन छोटे छोटे पेड़ों के झुरमुट में ये फ्रूट कहीं खो गए हैं, क्योंकि अनराइप हैं, तो इनका जो ग्रीन कलर है, ग्रीन ह्यू है, और इस वजह से हर चीज़ वहाँ ग्रीन दिखाई दे रही है, ग्रीन कॉटेज ग्राउंड, ग्रीन ऑर्चर्ड, ग्रीन अनराइप फ्रूट्स, एंड ग्रीन ग्रोव्स एंड क्रॉप्स, वंस अगेन आई सी, बार बार कह रहा है मैं वापस आया हूँ, ये तीसरी बार बोल रहा है मैं वापस आया हूँ देखने के लिए इन चीज़ों को, है ना, इतना उसको अच्छा लग रहा है।
दीज हेज रोज, और ना उसको वहीं से बैठे बैठे हेज रोज दिखाई दे रही है। हेज रोज क्या होता है? ये ना हेज, जैसे अपना बनाते हैं ना, हेज बनाते हैं चारों तरफ बाउंड्री, फेंसिंग, फेंस, हेज, बाउंड्री, एंड हेज रोज। हेज होती है जो, फेंस तो तारवार से बन सकती, वॉल्स ईंटों से बन सकती है, बट हेज जो होती है ये श्रब से बनती है। स्मॉल ट्रीज और श्रब्स, कई बार बड़े बड़े ट्रीज से बना देते हैं। और ये गांव के अंदर कंट्री साइड में होता है कि लोग जो है ना अपने खेतों की बाउंड्री जो है हेज से बना देते हैं, उनके बीच में कुछ ऐसे छोटे छोटे से पेड़ उगा देते हैं या कुछ श्रब्स उगा देते हैं, है ना। और वो हेज यहाँ होगी, जैसे आप देख रहे होंगे, ये देखो हेज है, अगर आप देख पा रहे हो, ये खेतों की बाउंड्रीज है, ये खेत उसका है, ये खेत उसका है, ये खेत उसका है, इस तरह से। और कई बार ना ये हेज अपने आप जंगलों में उग जाती हैं, थोड़े बहुत घास वास उगती है, झाड़ियाँ बड़ी होती है क्योंकि पानी वानी रहता है, और वो एक बाउंड्री से अपने आप बन जाती है। तो हेज रोज, हार्डली हेज रोज। अब देखो हेज वर्ड का जो है इन्होंने रिपीटिशन कर दिया है, हेज रोज, हार्डली हेज रोज, है ना। मतलब ये ऐसे लगता है कई बार तो क्या, शायद ये प्रॉपर तरीके से बनाई नहीं गई है, ये अपने आप ही उग गई है ऑटोमेटिकली। जंगल है तो अपने आप उग गई। और ये आगे वर्ड भी आएगा, लिटिल लाइन, छोटी छोटी लाइन्स हैं, ऑफ स्पोर्टिव वुड रन वाइल्ड। ऐसा लगता है स्पोर्टिव यानी खेल खेल के मजे 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 में, प्लेफुली मजे मजे में ये रन वाइल्ड, अपने आप ही ऐसे जंगली उस तरह से उग गई हैं, किसी ने उगाया नहीं, अपने आप ही उग गई हैं। और यहाँ उसको खेतों के बीच में ये हेज रोज दिखाई दे रही है। इनको वापस देखा, उन मरमर ऑफ वाई रिवर, उनका जो स्प्रिंग्स की आवाज, उनको सुनता है, उन क्लिप्स को देखता है, उन 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 फ्रूट्स को देखता है, अनराइप फ्रूट्स को वापस, और अब ये देख रहा है उन हार्डली हेजेस को, दीज पेस्टोरल फार्म्स। और यहाँ ना ये पेस्टोरल फार्म्स बने, पेस्टोरल यानी गाँव का, कंट्री साइड के, है ना, वो फार्म्स, खेत है, कुछ चरा गाय है, मिडोज हैं जहाँ गाय भैंस बकरियां चर रही हैं। ग्रीन टू द वेरी डोर, हर जगह ग्रीन है। और जो कॉटेज बनी हुई है ना, इन कॉटेज के बाहर तक भी वही घास, वही ग्रीनरी है, क्योंकि ये उन्हीं के बीच में है। ग्रीन हर जगह है, इसको बड़ी पसंद है नेचर, वो ग्रीनरी बड़ी पसंद है। एंड रीड्स ऑफ स्मोक, वहीं पर ना इसको रीड्स ऑफ स्मोक, ऐसे धुआं के छल्ले दिखाई दे रहे हैं। रीड्स माला होती है फूलों की इनकी, यहाँ पर वो धुएं की माला है। रीड्स ऑफ स्मोक, जो ये बताएगा कि वो स्मोक कहाँ से आई। रीड्स ऑफ स्मोक सेंट अप, वो ऊपर जा रही है, ऊपर की तरफ। इन साइलेंस, चुपचाप, क्योंकि स्मोक आवाज तो करती नहीं है। फ्रॉम अमंग द ट्रीज, इन पेड़ों के बीच में से कहीं, ये थोड़े से कम पेड़ है जंगल में, मान लीजिए, थोड़ा मैंने आपको है ना इमेज बनाने के लिए ऐसा कर दिया। बाकी ये जंगल में कहीं उसको धुआं के छल्ले दिखाई दे रहे हैं ऊपर उठते हुए। ये कोई आग जला रहा है, तभी तो धुआं उठ रही है। और ये धुआं कहाँ से आ रही है? फ्रॉम अमंग द ट्रीज विथ सम अनसर्टेन नोटिस, इनको शायद कोई देखने वाला नहीं होगा, क्योंकि ये तो आ गया यहाँ पे, तो घूमने का शौकीन है, इसने देख लिया, है ना। लेकिन वहाँ जंगलों में जो ये आग जल रही है वो अननोटिस है, अनसर्टेन नोटिस, कौन जला रहा है कौन नहीं जला रहा पता नहीं है। माइट सीम, अब देखो माइट मॉडल का यूज किया, तो गैस, अनुमान लगाने के लिए, है ना। माइट सीम, ऐसा लगता है, ऑफ वैग्रेंट ड्वेलर्स इन द हाउसलेस वुड्स, कि शायद ये आग किसी वैग्रेंट ड्वेलर्स ने जलाई होगी, किसी बंजारे ने जलाई होगी, किसी घुमक्कड़ जाति के व्यक्ति ने जलाई होगी। ये देखो यहाँ फिर कहीं ना कहीं जो ये परेशान है सिटी लाइफ से, वो चीज़ों को लेकर आ गया है। इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था, इंग्लैंड के गांव खत्म हो रहे थे, गांव शहरों में तब्दील हो रहे थे, गांव के लोग अपने गांव छोड़ छोड़कर शहरों की तरफ जा रहे थे इंडस्ट्री में काम करने के लिए, एज अ लेबर। लेकिन वहाँ उनको काम तो मिल रहा था, रहने के लिए घर नहीं मिल रहा था। तो इसलिए ये जो है वहाँ काम करते थे, और आस पड़ोस में कोई जंगल वंगल होता था, वहाँ जाकर ये रुक जाया करते थे, और वहाँ ये अपना काम करते थे। और ये काम करते करते भाई खाना बनाएंगे, रात को रुकेंगे तो खाना बनाने के लिए आग जलानी पड़ेगी, या जानवरों को भगाने के लिए आग जलानी पड़ेगी, अपने आप को गर्म रखने के लिए आग जलानी पड़ेगी। तो ये ड्वेलर्स, जो वैग्रेंट ड्वेलर्स हैं, ये जो घुमक्कड़ जाति के लोग हैं, ये बंजारे जो लोग हैं, ये वैग्रेंट ड्वेलर्स हैं इन द हाउसलेस वुड्स, इनके घर नहीं है, और जंगल में ये ऐसे ही
रहते हैं टेंट वेंट बना के पेड़ के नीचे ऐसे, है ना, और वहां पर ये आग जला रहे हैं, शायद ये वहां से हो सकती है, माइट अनुमान लगाने के लिए, है ना, या फिर एक दूसरा अंदाजा लगा रहा है, सम हर्मिट्स केव, ये हो सकता है किसी हर्मिट, कोई साधु संत हो। देखो मैंने कहा ना कि टिंटन एबी है और उसके आसपास साधु संत रहते थे, और जंगलों में वैसे भी हर्मिट्स रहते हैं। अपने यहाँ हिंदुलॉजी में भी, हिंदुइज्म में भी ये होता है कि पहाड़ों में ये जो हर्मिट्स होते हैं, सेजेस होते हैं, सेंट्स होते हैं, ये मेडिटेशन करते हैं और ये वहाँ चले जाते हैं और वहाँ पे धूनी लगा देते हैं, आग जलाते हैं, तपते हैं, नशा करते हैं, या फिर अपना राख लपेटते हैं और ध्यान में बैठे रहते हैं, मेडिटेशन करते रहते हैं, एक अलग ही उस दुनिया में चले जाते हैं। तो कोई हो सकता है ऐसा ही हर्मिट अपनी अपनी गुफा के अंदर उसने आग जलाई हो, वेयर बाइस फायर, आग जला के उसके पास बैठा हुआ हो, द हर्मिट सिट्स अलोन, अकेला अकेला, और वो आग तप रहा हो, ठीक, कहीं बंजारे हों, उन्होंने आग जला दी हो, है ना, ये कहीं से तो आग आ रही है, ये पता नहीं कहाँ से आ रही है, कोई कोई विलेजर्स भी हों, बट अंदाजा लगा रहे हैं, ऊपर कहीं बैठा हुआ, वहां से पूरा नज़ारा देख रखा है, सिकमोर पेड़ के नीचे बैठा हुआ है और पूरा वहां से ये सब देख रहा है कि किस किस तरह के सीन्स उसको दिखाई देते हैं। आई होप बात समझ में आ रही है दोस्तों आपको। पूरा प्रॉपर एक पेस्टोरल सीनरी है, नेचुरल सीन्स हैं, और ये इसका आपका सेक्शन 1 खत्म होता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग दोस्तों, सेक्शन 2। इसमें लाइन्स हैं 23 से 50, 28 लाइन्स हैं टोटल। इसमें अब ना ये जो फिजिकल चीजें सामने देख रहा है और प्रेजेंट की बात कर रहा है कि मैं वापस आया हूं, देख रहा हूं, अब ये वहां बैठा बैठा पास्ट में चला जाएगा, मेमोरीज में चला जाएगा, और उन ब्यूटीएस फॉर्म को, इन नेचर को, वो शहर में जब था, इसका बुरा समय जब चल रहा था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जब ये था, जब ने ये उस मिस्ट्रेस से अलग हुआ, या इस और भी कुछ उसने दुख देखे, पीड़ाएं देखी, मौत देखी, वॉर देखा, वहां नेचर जो यहां इसने यादें इकट्ठी करी थी, मेमोरीज, कैसे उन मेमोरीज को ये वापस रिथिंक करके, रिकलेक्ट करके, और अपने आप को सूद करता है, पैसिफाई करता है, और एक टोटल ट्रैंक्विलिटी में लेकर के जाता है, अपने आप को हील, सेल्फ हील करता है विद द हेल्प ऑफ द मेमोरीज ऑफ ब्यूटीफुल सीनरी ऑफ दिस प्लेस, है ना। जैसे लोग जो ड्रिंक करते हैं, वो ड्रिंक करके अपने आप को एक अलग एलिवेटेड स्टाइल में ले जाते हैं। जैसे इसका दोस्त एस टी कॉलरिज था, वो ओपियम पीता था और वो उस नशे में चला जाया करता था और वो फील करता है, ऐसा कुछ ही नेचर के साथ रह करके फील करता है। ये नेचर लवर है, तो ये उन चीज़ों को याद करेगा, है ना, उन जो इमेजेस हैं उनको ये ब्यूटीएस फॉर्म में याद करेगा और उसको अपने माइंड में ये फील करेगा। तो थोड़ा सा एक अलग स्टेज में ये जा रहा है। देखिए आप, दीज ब्यूटीएस फॉर्म्स, ये जो ब्यूटीएस फॉर्म्स है, जो सीनरी है, माउंटेन्स, लेक, द वाई रिवर, द ब्यूटी ऑफ टिंटन एबी, कॉटेज, हैज रोज, orchard tufts, murmuring of the Wye river, springs, water springs. These are beauteous forms. He can feel them through his inwards eye. जैसा कि आपने डैफोडिल्स में भी पढ़ा होगा, जिसकी डैफोडिल्स पोएम है, उसमें भी इनवर्ड आइज की बात करता है कि जब वो पेंसिव मूड में होता है, जो वैकेंट मूड में होता है, और वो उन चीजों को फील करता है। और ये ना, इसकी एक थियोरी भी है, पोएम की परिभाषा इसने दी थी। ये कहता है कि जो पोएट्री होती है ना, इज अ स्पॉन्टेनियस पावरफुल फीलिंग्स, spontaneous powerful feelings. It has its origin in emotions recollected in tranquility. ये इसकी डेफिनेशन है जो उसने लिरिकल बैलेड में, नहीं, प्रेफेस टू लिरिकल बैलेड में ये डेफिनेशन दी थी कि पोइट्री ना, ये ओवरफ्लो ऑफ पावरफुल फीलिंग्स है, ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स, स्पॉन्टेनियस ओवरफ्लो पावरफुल फीलिंग्स, जो आप रिकलेक्ट करते हैं, याद करते हैं, इमोशंस इन ट्रैंक्विलिटी, और जो याद करके जो इमोशंस आते हैं उन्हीं से आप कविता लिख देते हैं ना। तो ये कुछ उन चीज़ों को याद करता है। और कैसे याद करता है ब्यूटीएस फॉर्म को? थ्रू अ लॉन्ग एब्सेंस, कई सालों तक यहाँ नहीं आया, 5 years,
लंबा टाइम इसने, जैसे ना एक बिना प्रेमिका के एक प्रेमी रह रहा है लॉन्ग रिलेशनशिप में, ऐसे ये टिंटन एबी की जो ब्यूटीएस फॉर्म्स है उनसे दूर रहा 5 साल तक और फील कर रहा है हैव नॉट बीन टू मी, मैं यहाँ नहीं आया, 5 साल तक लंबा एब्सेंट रहा, एज इज हैव नॉट बीन टू मी, लेकिन हैव नॉट बीन टू मी एज अ लैंडस्केप टू अ ब्लाइंड मैन्स आई। अब देखो ये अपने आप को कंपेयर कर रहा है ब्लाइंड मैन की आई से, अपनी आंखों को, है ना। वर्ड्सवर्थ की जो आईज हैं उनको ये कंपेयर कर रहा है किससे, ब्लाइंड मैन की आईज। ब्लाइंड मैन कैन नॉट सी एनीथिंग बिकॉज ही इज ब्लाइंड, he cannot see the scenery, he cannot see the beauteous forms, he cannot see the beauty of mountain, snow cladded mountains, rivers, lakes, wild animals, he cannot see because he's blind. So he has no value of these things. In the same way, William Wordsworth have not seen these places for last 5 years, but he is not like blind man because he cannot feel the emotions, he cannot feel the emotions recollected in tranquility, but William Wordsworth can feel the beauteous forms. Doesn't matter, no matter he when did he see the beauteous forms, but he can feel, he can behold them थ्रू इज इनवर्ड्स आई, वो अपनी अंदर की मन से वो उनको देख सकता है, महसूस कर सकता है, फील कर सकता है। सो हैव नॉट बीन टू मी एज इज लैंडस्केप टू ब्लाइंड मैन। ये लैंडस्केप जो मैंने देखे थे ये मेरे लिए उस अंधे व्यक्ति की तरह नहीं है जो बेचारा महसूस नहीं कर सकता। मैं तो महसूस कर सकता हूं, मैंने महसूस किया, मैं 5 साल तुमसे अलग था लेकिन मैं एक पल भी तुम्हें नहीं भूल पाया, हर पल तुम मेरे दिमाग में थी नेचर, हर वक्त मैं तुम्हें फील कर रहा था। बट ऑफ्ट यानी ऑफन या ऑफ्टन, अक्सर, दोनों इसके ऑप्शन होते हैं, मतलब दोनों इसके प्रोनाउंसिएशन होते हैं। इसको ऑफन भी कह सकते हैं, ऑफ्टन भी कह सकते हैं। इसको पोएम्स में से ऑफ्ट लिख देते हैं ताकि 2 सिलेबल ना बने, ऑफ्ट से एक ही सिलेबल बनेगा, ऑफ्टन होते 2 सिलेबल हो जाएंगे। बट ऑफ्ट इन लॉनली रूम्स, पर अक्सर जब मैं शहर में अकेले रूम में बैठा रहता था। देखो लॉनली रूम्स, रूम्स अकेले नहीं है, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट कर दिया। पोएट इज अलोन, दैट्स व्हाई रूम्स सीम लॉनली, ये ट्रांसफर्ड एपिथेट है। जैसे एलिजी रिटर्न कंट्री चर्चा पढ़ा था, वेरी वेज, रास्ते थके हुए नहीं थे, फार्मर्स थके हुए थे, प्लॉमैन्स थके हुए थे। तो यहाँ रूम्स लॉनली नहीं है, पोएट लॉनली है, अलोन है। तो जब विलियम वर्ड्सवर्थ शहर के रूम्स में अकेले रहते थे, एंड मिड द डिन, डिन यानी कमोशन, हलचल, शोरगुल, डिन यानी वो जो लाउड एंड अनप्लेजेंट प्रोलॉन्ग्ड नॉइज बोलते, लाउड एंड अनप्लेजेंट प्रोलॉन्ग्ड नॉइज, लंबी सन्नाटा जो अनप्लेजेंट लगता है जब अकेले बैठे रहते थे सॉलिटरी में, है ना। तो ये वैकेंट मूड में और पेंसिव मूड में तब इनको ये नेचर याद आती थी, उस लॉनली रूम में, मिड द डिन, शोरगुल के बीच में, जो शहर के शोरगुल है, पोल्यूशन है, उसके बीच में इसको ये ब्यूटी याद आती थी, इसको फील कर लेते थे, ऐसा लगता था सामने आ जाती थी। अंधे की तरह नहीं थे, महसूस करते थे। मिड द डिन ऑफ टाउन्स एंड सिटीज, शहर और टाउन्स की जो डिन है, जो नॉइज है, लाउड नॉइज है, उसको उसके बीच में लॉनली रूम्स में, आई हैव ओड टू दैम, मैं तुम्हारे को महसूस करता था, मैं तुम्हारा ऋणी था, तुम आती थी मेरी मदद करने के लिए, मुझे रिलैक्स, पैसिफाई फील कराने के लिए, ट्रैंक्विलिटी देने के लिए, सूदिंग इफेक्ट देने के लिए यू यूज टू कम, है ना। आई हैव ओड टू दैम, मैं तुम्हारे प्रति ओड हूं, दैम इट्स द सीनरीज, सॉरी द ऑब्जेक्ट्स ऑफ ब्यूटी, सीनरी का तो प्लूरल कर नहीं सकते हम, वो जो सीनरी होती थी वो उसके जो आर्टिकल्स, ऑब्जेक्ट्स थे, वो इसके दिमाग में आते थे बार बार। इन आवर्स ऑफ वेरीनेस, जब मैं परेशान रहता था, थका हुआ रहता था, सेंसेशन स्वीट्स, देखो एस एस एलिटेशन,
अच्छी लाइन है, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से। इन आवर्स ऑफ वेरीनेस, जब मैं ऐसे थका हुआ सा, डल सा फील करता था, थोड़ा सा लो फील करता था, चाहे वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो मैसेकर हुए उनको फील करके, या आप कह सकते हैं कि जो अपनी जो मिस्ट्रेस से अलग घूम रहा था, अपनी डॉटर से अलग घूम रहा था, उनको लेकर के, है ना, या इसके जो बिलीफ्स टूट रहे थे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को लेकर के, उसकी वजह से थोड़ा वेरीनेस भी, या फिर उस शहर की जो हसल एंड बसल थी, जो दिन थी, जो भागम भाग थी, है ना, उन चीज़ों को देख करके जब ये वेरीनेस फील करता था, तो सेंसेशन स्वीट फेल्ट इन द ब्लड। देखो एंजॉयमेंट है, उस लाइन का अर्थ वहां समझ में नहीं आएगा, आपको आगे जाना पड़ेगा। सेंसेशन स्वीट फेल्ट इन द ब्लड एंड फेल्ट अलोंग द हार्ट एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योर माइंड। तो देखो माइंड की बात कर रहा है, हार्ट की बात कर रहा है, ब्लड की बात कर रहा है। ब्लड मीन्स बॉडी, बॉडीली प्लेजर, हार्ट मीन्स इमोशंस, एंड माइंड मीन्स स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी, इन सबको ये फील कर रहा है। ये कहता है कि जब मैं वेरीनेस में रहता था, इन द आवर्स ऑफ वेरीनेस, थकावट, टेंशन, डलनेस में, एंड सेंसेशन स्वीट, तो ये जो नेचर की जो एलिमेंट्स थे, जब मैं इनको याद करता था तो मेरे ब्लड में ऐसे एक सनसनी सी फैल जाती थी, सेंसेशन आ जाता था, एनर्जी आ जाती थी, सेंसेशन फील, सेंसेशन स्वीट, वो स्वीट फीलिंग्स, वो इमोशंस मेरे अंदर जाग जाते थे। आई हैव ओड टू देम, नेचर तुम्हारे तरफ देखता हूं, जब तुम्हें महसूस करता हूं तो मेरे ब्लड में सेंसेशन आ जाता है, मेरे हार्ट में जो है मैं उनको फील करता था, दिल से मैं फील करता था, वो इमोशंस मेरे अंदर जागते थे, ब्लड में वो सेंसेशन, फिजिकल प्लेजर मेरे अंदर जागता था, एंड पासिंग इवन इनटू माय प्योरर माइंड। और जो ये सेंसेशंस थी ये मेरे दिमाग में, शुद्ध दिमाग में, गंदे दिमाग में चीजें नहीं आएंगी, जो नेचर से सच्चा लव करता है ना, उसी के दिमाग में ये सेंसेशन स्वीट फील होंगी, स्वीट सेंसेशंस। देखो ये इन्वर्जन कर दिया इसने ना, स्वीट सेंसेशंस कैन बी फेल्ट बाय द फीलिंग्स ऑफ ब्यूटियस फॉर्म ऑफ नेचर। तो मेरे हार्ट में वो फील होता था, ब्लड में फील होता था, मेरे प्योरर माइंड में चीजें फील होती थी, विथ ट्रैंक्विल रिस्टोरेशन। और जब उस कमोशन में, उस हसल बसल में, उस दिन ऑफ सिटीज एंड टाउन्स में अपने आप को वेरीनेस फील करता था, लॉनलीनेस फील करता था उस रूम में, तब नेचर आती थी एक हीरो बन करके, मेरे ब्लड में सेंसेशन, स्वीट सेंसेशन फैला देती थी, मेरे प्योरर माइंड को वो बिल्कुल ऐसे ट्रैंक्विलिटी में ले जाती थी, टोटल ट्रैंक्विलिटी। जो मेरे दिमाग में ट्रैंक्विलिटी खत्म हो जाती है शहर को लेकर के, उसको वापस नेचर रिस्टोर कर देती है। ट्रैंक्विल रिस्टोरेशन मतलब ये जो शांति है, ट्रैंक्विलिटी है, ये मेरे दिमाग में रिस्टोर हो जाती है। फीलिंग्स टू ऑफ अनरिमेंबर्ड प्लेजर, देखो वो प्लेजर मैंने लिए थे उन रिवर्स को देख करके, माउंटेन्स को देख करके, उन फॉरेस्ट को देख करके, मुझे बड़ा मजा आता है। हालांकि वो एग्जैक्ट पोजीशन, वो एग्जैक्ट जगह मुझे याद नहीं आती है, क्योंकि आप 5 साल पहले गए थे तो किस जगह खड़े होकर कौन चीज़ आपने देख के एंजॉय किया था उतना याद नहीं रहता, बट मोटी मोटी आपको जो खुशियां थी वो याद रहती हैं, वो प्लेजर याद रहता है। तो अनरिमेंबर्ड प्लेजर, सच परहैप्स, वो फील होता है मुझे, वो प्लेजर फील होता है, भले ही उसका लोकेशन, उसका टाइम मुझे फील ना हो एग्जैक्ट, बट हाँ वो आनंद तो मुझे फील होता है, जो मेरे माइंड, मेरे हार्ट, मुझे वो ब्लड यानी बॉडीली प्लेजर देता है, हार्ट यानी इमोशनल प्लेजर देता है, माइंड यानी स्पिरिचुअल प्लेजर देता है। एज हैव नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस। और जो ये प्रभाव होते हैं ना, ये कोई छोटे मोटे प्रभाव नहीं होते हैं, इसके अलावा मुझे एक चीज दिखाई देती है, हैव नो स्लाइट। देखो ये लाइटोटीज यूज किया, ध्यान देना, लाइटोटीज यूज होता है इस लाइन में। लाइटोटीज, लाइटोटीज यानी जस्ट ऑपोजिट ऑफ, यू कैन से हाइपरबली, बढ़ा चढ़ा के नहीं बल्कि कम करके बता रहे हैं, दो नेगेटिव वर्ड्स को साथ जोड़ते हैं। नो ट्रिवियल, जो तुच्छ नहीं है, हल्का नहीं है, मतलब भारी है, ग्रेट है, ये कोई छोटा मोटा इन्फ्लुएंस नहीं है नेचर का हमारे शरीर पर, हमारे मन के ऊपर, ये कोई छोटा मोटा नेचर। नो स्लाइट और ट्रिवियल इन्फ्लुएंस। ट्रिवियल यानी तुच्छ, संकीर्ण, ट्रिवियल
स्लाइट, हल्का, हल्का नहीं, भारी मामला है नेचर का, बहुत बड़ा असर है, ग्रेट हैवी ऑन द बेस्ट पोर्शन ऑफ गुड मैंस लाइफ। एक अच्छा इंसान जो बनता है ना, वो नेचर के इन्फ्लुएंस से बनता है। और आप देखना जितने भी अच्छे लोग होंगे ना, वो कहीं ना कहीं नेचर से प्रभावित जरूर होते हैं। आप देखना जितने बड़े अच्छे लोग होंगे उनको नेचर पसंद होगी, उनके घर में पेड़ पौधे बहुत होंगे, वो पेड़ पौधों के बीच में रहते होंगे, और जाते होंगे जंगलों में, पहाड़ों में, उनको अच्छा लगता है। कवि, पेंटर्स, म्यूजिशियन, इनको अच्छी लगती है चीज़ें। अच्छे आदमी बनने में नेचर का कोई कम असर नहीं है, कोई ट्रिवियल इन्फ्लुएंस नहीं है, बहुत बड़ा असर है, कोई स्लाइट असर नहीं है, बड़ा असर है। ये लाइटोटीज है, ऑपोजिट वर्ड्स को जोड़ करके उसका मीनिंग उल्टा देना। ऑन दैट बेस्ट पोर्शन ऑफ गुड मैंस लाइफ, अच्छे आदमी की जिंदगी में, उसके जीवन के अंदर नेचर का बहुत बड़ा असर होता है। इस लिटिल नेमलेस अनरिमेम्बर्ड एक्ट्स, जो अच्छा व्यक्ति ऐसे काम करता है छोटे छोटे, जिनका आप नाम भी नहीं दे सकते, जिनको याद नहीं रखा जा सकता, ऑफ काइंडनेस एंड ऑफ लव, वो पता नहीं कब चलते चलते छोटे से जानवर के प्रति दया दिखा देंगे, छोटे बच्चे के प्रति दया दिखा देंगे, छोटे, है ना, ऐसे वो अच्छे होंगे। नेचर आपको अच्छा बनाती है, आपके अंदर काइंडनेस लेकर आती है, आपके अंदर लव लेकर आती है। इसलिए विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर के साथ रहना चाहते हैं। शहरों में आपके अंदर गंदगी आती है, आपके दिमाग में कंपटीशन आता है, कट थ्रॉट कंपटीशन में आप चले जाते हैं, भाई भाई को मार रहा है, वो जमीनें छीन रहे हैं, ये कर रहे हैं। लेकिन आप देखना जो बिल्कुल जंगल के लोग हैं, बिल्कुल पहाड़ों में रहने वाले लोग हैं, या वो जीव जंतु हैं, वो कॉपरेट करते हैं, उनके मन में काइंडनेस है, लव है, वो थोड़े इनोसेंट होते हैं, वो ऑनेस्ट होते हैं, वो अच्छे होते हैं, गुड होते हैं। तो नेचर आपको अच्छा बनाती है, आपके अंदर काइंडनेस लेकर आती है, लव लेकर आती है। तो कितना बड़ा फायदा है ये। अब थोड़ा उसको, है ना, स्पिरिचुअलिटी से जोड़ रहा है, माइंड से जोड़ रहा है। पहले फिजिकली, अब ब्यूटियस फॉर्म को ये एक तरह से अलग फॉर्म में देख रहा है ना। नॉरलेस, देखो फिर ये लाइटोटीज आ गया, लाइटोटीज का भी यूज किया है इसने यहाँ पे। ये इस तरह के फिगर ऑफ स्पीच बहुत कम लोग बताएंगे आपको, क्योंकि इसके लिए आपको पोएम को जीना पड़ता है, समझना पड़ता है, उसको एंजॉय करना पड़ता है, उस एस्थेटिक सेंस को फील करना पड़ता है। नॉरलेस, नॉरलेस यानी मोर, उल्टा हो गया ना, ये कम नहीं है, बहुत ज्यादा। मोर आई ट्रस्ट टू देम आई मे हैव ओड अनदर गिफ्ट, और फिर मुझे और भरोसा बढ़ता है नेचर के प्रति। आई मे हैव ओड अनदर गिफ्ट, और हो सकता है मुझे इसके और भी गिफ्ट मिले हों। केवल ये गिफ्ट नहीं है, मुझे नेचर ने काइंडनेस, लवनेस तो दी है, और मुझे नेचर ने जो है वो ये खूबसूरत दृश्य भी दिए हैं, इसके अलावा भी और गिफ्ट दिया है। क्या? आस्पेक्ट मोर सबलाइम, इन्होंने मुझे और सबलाइम बनाया है, इलिवेटेड बनाया, लॉफ्टी बनाया है, स्पिरिचुअल बनाया है, ऊपर, आम लोगों से ऊपर, गंदे लोगों से ऊपर, सबलाइम, दैट ब्लेस्ड मूड। और नेचर ना हमारे अंदर एक ईश्वरीय मूड भर देता है, ऐसे एक अलग शांति, ट्रैंक्विलिटी, टोटल ट्रैंक्विलिटी, रिस्टोरेशन ऑफ ट्रैंक्विलिटी इन आवर माइंड, ब्लेस्ड मूड, नो हसल एंड बसल, नो ग्रीड, नो जेलसी, calmness, peacefulness. Another gift of aspect more sublime, that blessed mood in which the burthen of the mystery, in which the heavy, देखो in which दो बार आ गया शुरू में, एनाफोरा। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों हम लोग? एनाफोरा। शुरू में जब सेम वर्ड्स या वर्ड रिपीट होता है लाइंस के, 2 या 3 लाइनों के, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं? एनाफोरा बोलते हैं। अगर लास्ट में रिपीट होता है तो उसको हम एपिस्ट्रफी, वो एपीफोरा कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? एपीफोरा कहते हैं। इन विच द बर्थन ऑफ द मिस्ट्री, इन विच द हैवी एंड द वेरी वेट। देखो वेरी में डब्ल्यू, वेट में डब्ल्यू, डब्ल्यू डब्ल्यू, तो ये एलिट्रेशन हो गया, दिस इज एलिट्रेशन। सेम कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट होता है तो उसको आप एलिट्रेशन कहते हैं। तो ये कह रहा है कि ये जो ब्लेस्ड मूड में हम आ जाते हैं, बिल्कुल ऐसे नेचर जो है ना एक अच्छे मूड में ले जाती है, सबलाइम मूड में ले जाती है, ब्लेस्ड मूड में ले जाती है। और उसके बाद हम जो है ये जो मिस्ट्री ऑफ द वर्ल्ड, मिस्ट्री ऑफ द सिटी लाइफ, ये जो लोगों के जेलसी है, लालच है, ग्रीड है, वॉर है, इन सब से हम दूर हो जाते हैं, हल्के हो जाते हैं। हैवी और जो वेरी वेट है ना, भारी, थकाऊ, बोरिंग वेट, जो वजन हम पे रहता है, ऑफ ऑल दिस अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, इस दुनिया का, इस बेकार दुनिया का, इस नासमझ दुनिया का, अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड, मीनिंगलेस वर्ल्ड का,
पता नहीं लोग क्यों किस चीज के पीछे भाग रहे हैं, मीनिंगलेस, पैसा, प्रॉपर्टी, और अपने शरीर को हम लोग खो रहे हैं, अपने रिश्तों को हम खो रहे हैं, उनकी हम वैल्यू नहीं कर रहे। ईश्वर ने जो चीजें हमें फ्री में दी हैं, सनलाइट, फ्रूट्स, ग्रीनरी, वाटर ऑफ द स्नो, रिवर, उनको तो हम इंजॉय नहीं करते, विच आर फॉर फ्री, जो नेचर ने फ्री में दी हैं। और हम पता नहीं शहरों में कौन सी हवा खरीद रहे हैं, कौन सा पानी खरीद रहे हैं, और नेचर को, जमीन जो शुद्ध पानी उसे हम नहीं पी रहे। तो यही तो कहता है विलियम वर्ड्सवर्थ, द वर्ल्ड हैज टू मच विद अस, दुनिया ने, ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है, इंजॉय देम। हम केवल गेनिंग और जो है एक्सपेंडिंग में, स्पेंडिंग में लग रहे हैं, इस दुनिया में कंपटीशन में लगे पड़े हैं, कमाने में लगे पड़े हैं, और अपनी हेल्थ तक ध्यान नहीं दे रहे हैं, अपने रिश्तों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं। ठीक है ना? तो यही तो है अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड। लोग हथियार बना रहे हैं, लोग मार रहे हैं एक दूसरे को, भाई भाई की जमीन छीन रहा है, भाई बच्चा माँ को काट रहा है, उसके जेवर के लिए उसको मार रहा है। क्या गंदे काम हो रहे हैं। ये अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड है, तो एक व्यक्ति अपने लालच के लिए दूसरे को फंसा रहा है, मार रहा है। एक ये हैवी वेट है मेरे ऊपर। ये ना फ्रेंच रिवॉल्यूशन से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, जहाँ कई लोगों को मार दिया गया, बच्चे रो रहे हैं, औरतें रो रही हैं, आदमियों को मार दिया गया, सैनिकों को मार दिया गया। वो हैवी वेट, वो वेरी थका देने वाला बेकार वेट इसके ऊपर है अनइंटेलिजिबल वर्ल्ड का। इससे इसको लाइटन करेगी, इज लाइटन, उसको हल्का करेगी कौन? नेचर की ब्यूटी, दीज ब्यूटियस फॉर्म्स, दैट सीरीन एंड ब्लेस्ड मूड। और उसके बाद व्यक्ति एक सीरीन मूड में आ जाएगा, काम, पीसफुल, सीरीन मूड में आएगा, ब्लेस्ड मूड में आ जाएगा, और अच्छा महसूस वो करेगा। इन विच द अफेक्शन जेंटली लीड अस ऑन। और धीरे धीरे जो नेचर का प्रभाव है, देखो ये वाइन के नशे की तरह नहीं होगा, ये उस ओपियम, अफीम के नशे की तरह नहीं होगा जो आपको तुरंत एक सबलाइम पोजीशन में लेके चला जाएगा, जैसे इसका दोस्त एसटी कॉलेज वगैरह चले जाया करते थे। ये नेचर के प्रभाव में रहता है, और नेचर आपके ऊपर असर धीरे धीरे डालती है। जेंटली लीड अस ऑन, ये धीरे धीरे हमें ऊपर की ओर लेके जाती है, एक सबलाइम पोजीशन की तरफ लेके जाती है, हल्का करती है, अंटिल, जब तक नहीं करती द ब्रेथ ऑफ दिस कॉर्पोरियल फ्रेम। कॉर्पोरियल फ्रेम यानी जो हमारा ये बॉडी है, जो नश्वर है, मोर्टल है, कॉर्पोरियल जो फिजिकल है, इस कॉर्पोरियल फ्रेम से, शरीर से ब्रेथ को, ऐसे ना जो हम नेचुरल सांस लेते हैं, जब आप ब्लेस्ड मूड में होते हो, जब मेडिटेशन में होते हो, नेचर आपके साथ में होती है, जब आप पेड़ पौधों के बीच में होते हो ना, तो ऐसा लगता है कि आपका शरीर ढीला पड़ रहा है, आपकी सांसें जो है वो रुक रही हैं, ब्लड बहना बंद हो रहा है, और आप एक अलग एलिवेटेड स्टेट में चले जाते हैं, ब्लेस्ड मूड में चले जाते हैं, एक मेडिटेशन, सेल्वेशन की स्थिति में चले जाते हैं, एक कॉन्टेम्पलेशन में चले जाते हैं, मनन चिंतन, इंट्रोस्पेक्शन में चले जाते हैं, और आपको लगता है कि आपका शरीर शिथिल पड़ रहा है ना, आप ध्यान में चले जाते हैं, और सब कुछ एक हल्का सा महसूस होता है। तो ये उस चीज के ऊपर, सबलाइम पोजीशन के ऊपर जा रहा है। कॉर्पोरियल जो फ्रेम है, इवन द मोशन ऑफ आवर ह्यूमन ब्लड, हमारा जो ह्यूमन ब्लड का जो मोशन है, ऑलमोस्ट सस्पेंडेड, ऐसा लगता है वो भी टेम्परली रुक गया है, थोड़ी देर के लिए सस्पेंड हो गया है। वी आर लेड अस्लीप, हम बिल्कुल ऐसे सो से जाते हैं, बिल्कुल ध्यान में, चिंतन मनन में चले जाते हैं। इन बॉडी इन बिकम लिविंग सोल, हमारा शरीर जो है वो शांत हो जाता है, और हमारी आत्मा लिविंग हो जाती है, आत्मा जग जाती है। शरीर ठंडा पड़ता है लेकिन आत्मा जग जाती है। एक पैराडॉक्स का यूज किया है, देखो, शरीर सो जाता है, वी आर लेड अस्लीप इन बॉडी एंड बिकम अ लिविंग सोल। एक तरह से पैराडॉक्स जैसा वाक्य बना दिया, कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है, दो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट। शरीर सो रहा है पर आत्मा जाग रही है। आप ये कह सकते हैं कि इंडिविजुअल जो व्यक्ति होता है ना, वो अपने आप का जो स्वार्थ है उसको खो करके इस पूरे यूनिवर्स से जुड़ता है, इस नेचर से जुड़ता है, और वो सार्वभौमिक हो जाता है, वो यूनिवर्सल फील करने लगता है, उस नेचर से, डिवाइन से कनेक्ट फील करने लगता है, लिविंग सोल बन जाता है। वाइल विद एन आई मेड क्वाइट बाय द पावर ऑफ हार्मनी, देखो फिर ये लाइन यहाँ चाहिए ना, एंजमेंट है, पावर ऑफ हार्मनी। और फिर मैन, गॉड और नेचर, इनके बीच में एक हार्मनी होती है, एक ऐसी डिवाइन कॉस्मिक पावर होती है, कॉस्मिक पावर होती है, एक ऐसी डिवाइन स्पिरिचुअल पावर होती है जो आदमी को नेचर से, गॉड से कनेक्ट करती है, जो इसकी कहीं ना कहीं विलियम वर्ड्सवर्थ की फिलॉसफी भी है, जो इसकी पैंथीस्ट जो फिलॉसफी वो यही है।
और एक क्वाइट कर देती है अपनी आंखों को। जिन आंखों से हम ब्यूटी को देखते हैं, इन सब चीज़ों को देखते हैं, अब वो अंदर की आंखों से, माइंड से हम चीज़ों को फील कर सकते हैं, है ना। तो पावर ऑफ हार्मनी, हम लोग, हमारी आंखों आंखों को बंद कर देती हैं कुछ समय के लिए। एंड डीप पावर ऑफ जॉय, और फिर मन की आंखों से हम जॉय की स्थिति में चले जाते हैं। मेडिटेशन से, कॉन्टेम्पलेशन से हम एक अलग क्वाइट, शांत हो जाते हैं ऑफ हार्मनी। एंड द डीप पावर ऑफ जॉय वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स। और फिर ना हम इन दुनिया की हर चीज में हम लाइफ देखना शुरू करते हैं। वी सी इनटू द लाइफ ऑफ थिंग्स। हम यूनिवर्स की जो स्पिरिचुअलिटी है, जो डिवाइन पावर है, वी स्टार्ट फीलिंग दैम। हम उनको महसूस करना शुरू करते हैं। हम अच्छे बन जाते हैं, लाइट हो जाते हैं, हमारी सोच बड़ी हो जाती है। हम हर जीव में जो है वो लाइफ देखना शुरू करते हैं, और हमें अपनापन फील होता है, उनसे कनेक्ट फील होता है, और हम बेकार नहीं हो सकते। फिर हम उन सबके प्रति काइंडनेस और लव शो करेंगे। ये सब नेचर बनाती है, ये नेचर का गिफ्ट है जो हमें अच्छा बनाती है, हमें ह्यूमन बीइंग बनाती है, काइंडफुल पर्सन बनाती है, ठीक है ना। तो ये एक स्टेंजा सेकंड है। और इसके बाद लास्ट स्टेंजा आपका है, 9 लाइन्स और हैं, सेक्शन 3 आज के लिए लाइन है। फिर ये आपका पार्ट 1 है। इसका पार्ट 2 जो है हम लोग अगले उसमें हमारे ऐप पर आपको मिलेगा, ठीक है ना। ये पार्ट 1 हम यहाँ पढ़ रहे हैं, इसमें 9 लाइन्स हैं, लाइन्स 51 से 59। ये फिर उसी स्पिरिचुअलिटी को और आगे बढ़ाता है, और आपको फील कराता है। और ये कहता है कि जब जब मैं परेशान हुआ ना, ओ सिल्वन वाई आई लुक टू यू, आई टर्न टू दी, मैं तुम्हारी तरफ मुड़ा हूं। जब जब मुझे जरूरत पड़ी नेचर, मैंने तुम्हारी ही शरण ली है। देखो, ये भगवान के शरण में नहीं जा रहा, लोग इसकी बुराई भी करते थे इस चक्कर में। ये नेचर की शरण में जाता है, ये नेचर को ही गॉड मान लेता है। ये खुद कहता है, इस पोएम में कह रहा है, आई एम वर्शिपर ऑफ नेचर, नेचर इज एंकर ऑफ माई प्योरेस्ट थॉट्स, नेचर इज माई गाइड, नेचर इज माई फ्रेंड, नेचर इज माई गार्डियन। नेचर मेरे लिए सब कुछ है, ऑफ माई ऑल मॉरल बींग्स। ये कहता है जो नेचर से प्यार करते हैं, नेचर कभी धोखा नहीं देती। आई एम वर्शिपर ऑफ नेचर। तो ये देखो, नेचर को भगवान मान रहा है। और आगे बात करता है, इफ दिस बी बट अ वेन बिलीफ। ये जो थोड़ी देर पहले बात कर रहा है कि यार नेचर मुझे ना एक अलग अलग स्थिति में लेके जाती है, धीरे धीरे मुझे सब चीज़ों से हल्का महसूस करा देती है। जैसे लोग नहीं ओपियम नशा करके, ड्रिंक करके, और सब दुख को भूल जाते हैं, ऐसे मैं नेचर की कंपनी में सब कुछ दुख भूल जाता हूँ। तो हो सकता है ये बात आपको, मेरी बात पसंद ना आए, आपको मेरी बात पचे नहीं कि यार नेचर से कोई ऐसा फील कैसे कर सकता है। हो सकता है आपको मैं गलत लगूं। इफ दिस, अगर मैं गलत लगता हूं, बट बी बट अ वेन बिलीफ, आपको लगता है कि मेरा ये झूठा विश्वास है, ये मेरा धुंधला सा विश्वास है, इसमें कोई लॉजिक्स नहीं है, इसमें कोई ऐसे बेसिक ग्राउंड नहीं है, ये आधारहीन बात है, ये ऐसे ही बात है। अगर आपको मेरा वेन बिलीफ लगता है, खाली खोखला विश्वास लगता है, yet oh how oft in darkness and amid the many shapes of joyless delight, when the fretful stir, unprofitable and the fever of the world have hung upon the beatings of my heart, how oft in spirit have I turned to thee, turned to nature, turned to Wye river, turned to Tinton Abbey. ओ सिल्वन वाई, वाई का जिक्र कर रहा है। टिंटन एबी का तो पूरी कविता में जिक्र नहीं किया इसने। दो वैंडर थ्रू द वुड्स, हाउ ऑफन हैज माई स्पिरिट टर्न टू दी। क्या गजब की लाइन से देखो आप। अब ये कहता है कि आप लोगों को हो सकता है विश्वास ना हो, आपको ये मेरा वेन बिलीफ लगे, लगने दो। हर किसी को विश्वास नहीं होगा कि नेचर में भी भगवान होता है, नेचर भी आपको सूद कर सकती है, आपको ट्रैंक्विलिटी रिस्टोर कर सकती है, माइंड में आपको लाइट फील करवा सकती है, मत होने दो। बट मेरे साथ तो इसने बहुत अच्छा किया। हाउ ऑफ्ट, हाउ ऑफन, कितनी बार, इन डार्कनेस एंड अमिड द मैनी शेप्स, मैं कई बार अंधेरों में अपने आप को पाया, मैंने कई बार अपने आप को बहुत सारे परेशानियों में पाया, मॉरल डार्कनेस में पाया, स्पिरिचुअल डार्कनेस में पाया, मैंने अपने आप को परेशान, ट्रबल्ड कंडीशन में पाया। अमिड द मैनी शेप्स ऑफ जॉयलेस डे लाइट, मैं जॉयलेस डे लाइट, देखो ये एक तरह से ऑक्सीमोरॉन की तरह यूज कर लिया। डे लाइट जो होती है, दिन की रोशनी अच्छी मानी जाती है, जॉयफुल मानी जाती है, आप खूब मजे करते हो, घूमते हो फिरते हो, सब कुछ देख पाते हो।
नाइट को जो है थोड़ा डरावना माना जाता है, सोरोफुल माना जाता है, लेकिन यहां उल्टा कर दिया, जॉयफुल डे लाइट, दिन की रोशनी। लेकिन ये शहरों की बात कर रहा है, शहर जहां दिन में आपको मजा नहीं आता, जब आप गंदगी देखते हो, पॉल्यूशन देखते हो, लोगों के सेल्फिशनेस को देखते हो, आप अपने आप को अकेला फील करते हो, लॉनली फील करते हो, क्योंकि वहां सेल्फिशनेस है। तो उस डे लाइट में जो जॉयलेस हम फील करते हैं, व्हेन द फ्रेटफुल स्टिर, फ्रेटफुल यानी अपसेट, बेकार, स्टिर, स्टिर यानी कमोशन, जब आप अपसेट महसूस करते हो, उन स्टिर, वो जो शोरगुल होता है, जो नॉइज होता है, उस नॉइज में जब आप अपने आप को अपसेट महसूस करते हो ना, अनप्रॉफिटेबल, जब आपको लगता है कि दुनिया अनप्रॉफिटेबल है, मीनिंगलेस है, यहाँ पता नहीं क्यों सब लोग, ये तो देखो उस प्रकृति के बीच में जाके अपने आप को अच्छा फील करने की महसूस कर रहा है, लेकिन ये दुनिया अनप्रॉफिटेबल है, फ्रेटफुल स्टिर, यहाँ हमेशा लोग झगड़े कर रहे हैं, अपसेट रहते हैं, दुखी रहते हैं, शोरगुल में रहते हैं, हसल बसल में रहते हैं। जॉयलेस डे लाइट, ये बिल्कुल परेशान से रहते हैं। एंड द फीवर ऑफ द वर्ल्ड, इस दुनिया का बुखार एक बहुत गलत बुखार है, कंपटीशन में लगे रहे, पता नहीं किसको शौफ में लगे हुए हैं, कमाने में लगे हुए हैं, एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए हैं। उस दुनिया में, उस फ्रेटफुल स्टिर में, उस फीवर ऑफ द वर्ल्ड में, इस अनप्रॉफिटेबल वर्ल्ड में, इस मीनिंगलेस वर्ल्ड में कोई फायदा नहीं है ये पैसा इकट्ठा करने से और इन चीजों करने से, अपने लोगों से दूर जाने में। नेचर का मजा लो भाई, प्रकृति ने दिया है, अच्छे रिश्तों के मजे लो, अपने 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 परिवार के रिश्तों का मजा लो, जो अपनी बहन के साथ घूम रहा है देखो आप, है ना, वो मजे लो। हैव हंग अपॉन द बीटिंग्स ऑफ माई हार्ट, ये परेशानियां मेरे दिल में बार बार आती हैं, धड़कती हैं, बार बार आती हैं। हाउ ऑफन इन स्पिरिट हैव आई टर्न टू दी, और कई बार मेरे दिल से ये मेरा मन करता है कि मैं वापस आपकी तरफ आ जाऊं। देखो ये वापस जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये नेचर की तरफ आ गया है, जब ये बहुत ज्यादा दुखी हो गया है तो ये नेचर की तरफ देखो भाग कर आ गया है। आई टर्न टू दी, मुझे तुम दिखती हो, जैसे ना जब हम दुखी होते हैं तो हमें ईश्वर दिखता है कि ईश्वर अब तेरी शरण में हम आए, तू हमें बचा। ऐसे ही विलियम वर्ड्सवर्थ जब जब परेशान होता है वो नेचर की शरण में जाता है। आई टर्न टू दी, मैं तुम्हारी तरफ मुड़ता हूं। देखो आई टर्न टू दी, आई टर्न टू दी, रिपीट हो रहा है, बार बार कह रहा है मैं नेचर की तरफ जाता हूं। ओ सिल्वन वाई, देखो सीधा सीधा उसको जो है संबोधित किया है, एड्रेस किया है, तो इसको हम बोलते हैं अपोस्ट्रफी। क्या बोलते हैं इसको दोस्तों? सीधा किसी को इस तरह संबोधित करना क्या कहलाता है? अपोस्ट्रफ, डायरेक्ट एड्रेस। और सिल्वन यानी पेस्टोरल, रूरल। ये सिल्वन, सिल्वन जो है आपको ध्यान होगा, ये अपने ऑड ऑन ग्रेशन अर्न में जॉन कीट्स भी यूज करता है, सिल्वन हिस्टोरियन, सिल्वन हिस्टोरियन, ऑड ऑन ग्रेशन अर्न। तो ये कह रहा है सिल्वन वाई, वाई वो रिवर है, हे सिल्वन वाई जो तुम शहरों में, इन गांवों में बहती हो, इन शहरों में नहीं मतलब इन जंगलों में बहती हो, सिल्वन पेस्टोरल एरिया में बहती हो। दो वैंडरर थ्रू द वुड्स, तुम इन जंगलों के बीच में से ऐसे भटकती भटकती आती हो, क्योंकि नदियां जो है ना गोल 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 जिगजैग आती हैं। वैंडरर में डब्ल्यू, वुड्स में डब्ल्यू, तो एलिटेशन हो गया। और ये जो वाई रिवर है इसको संबोधित कर रहा है एज अ ह्यूमन बीइंग, तो पर्सोनिफिकेशन है, वाई का पर्सोनिफिकेशन, जो ऐसे वेंडर करती हुई आदमी की तरह भटकती हुई आ रही है, तो इसमें वाई को जो है पर्सोनिफाई किया गया है दोस्तों, पर्सोनिफाई किया गया है इसको, पूरी नेचर को ही पर्सोनिफिकेशन किया है, जो सूद करती है आपको, गॉड की तरह माना नेचर को। दो वेंडर थ्रू द वुड्स, हाउ ऑफन हैज माई स्पिरिट टर्न टू दी, कितनी बार मेरा दिल, मेरी आत्मा तुमसे मिलना चाहती है, तुम्हें देखना चाहती है, तुम्हारे पास आना चाहती है। और इसी मन की वजह से तो मैं 5 साल बाद दोबारा यहाँ आया हूँ। पहले 5 साल पहले आया था 1793 में, अब दोबारा आया हूँ अपनी सिस्टर डोरोथी के साथ में 1798 में, क्योंकि तुम मुझे अट्रैक्ट करती हो, कुछ अपील है, तुम मुझे ना जैसे एक लवर अपनी बिलव्ड की तरफ खिंचा चला जाता है, भाग के जाता है उससे मिलने के लिए, ऐसे मैं तुमसे मिलने के लिए आता हूँ। 5 साल पहले माया, अब फिर मैं 5 साल बाद आज आया हूं, ठीक है ना। हाउ ऑफन हैज माई स्पिरिट टर्न टू दी, किस तरह से मैं जो है तुम्हें, तुम्हारी तरफ ऐसे घूमता हूं और तुम्हारे पास मिलने के लिए आता हूं, ताकि मेरे को मन को राहत मिले, मैं दिल से अच्छा बनूं, मैं अच्छा बनूं, मेरे मन को सूद और ट्रैंक्विलिटी मिले, इस वजह से मैं तुम्हारे पास आता हूं, और तुम मेरे लिए गॉड इफेक्ट रखती हो।
आई होप दोस्तों ये तीनों स्टेंजा आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है इसका इसमें नेक्स्ट क्लास में इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे हम लोग, है ना। यहां तक तो हमारा हो गया है। अब हम नेक्स्ट क्लास में जो है ये लाइन तो हो गई ना अपनी, ओके, ये एक में ही हमने कर दिया इसको ना, हाँ ठीक है। अब ये पार्ट 2 पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो इसके लिए अगर आप चाहते हैं किसी तरह से आप क्लास को एंजॉय करें और इनके डीप मीनिंग को समझें, इनके नोट्स भी आपको मिल जाएं, इनके क्वेश्चन आंसर्स मिलें, तो इन सब चीज़ों के लिए दोस्तों आपको हमारे साथ हमारे यूट्यूब चैनल पे जुड़ना पड़ेगा, जो आप देख रहे होंगे यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और हमारे ऐप पे भी आप जुड़े, ऐप पर आपको पूरा कोर्स सिस्टमेटिक तरीके से मिल जाएगा, ठीक है ना। सारा कोर्स आपका हो जाएगा, अच्छे से होगा, चिंता ना करें, बहुत अच्छे से होगा। आप जब तक, आप कई बार देखते होंगे कि ऐप पर कुछ क्लासेस आपको कंपैरेटिवली और जो ऐप्स हैं उनसे कम लगती होगी, लेकिन आई कैन अश्योर यू कि हमारे इन पोएम्स को, हमारे इन जो भी आगे आपको चीज़ें मिलेंगी, इनको एक बार आप पढ़ लोगे ना, वीडियो देख लोगे, नोट्स पढ़ लोगे, फिर दोबारा आपको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कुछ और कलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये आपके लिए मोर देन इनफ होंगे, जो आपको क्लास देख के समझ में भी आ गया होगा। हमने जैसे नोट्स कैसे बनाते हैं, कैसे पढ़ाते हैं, उसकी भी कुछ क्लास डाल रखी है। जैसे एलेक्जेंडर फीस्ट का भी हमने पार्ट 3 डाला हुआ है, उसको आप देखना, आपको पता चल जाएगा सर नोट्स किस तरह से बनाते हैं, वहाँ पर है ना। और कुछ एक दो हमने टेलीग्राम पे भी डाले हुए हैं शुरू में, कुछ एक दो पोएम्स के, वहाँ पे आप नोट्स के फॉर्मेट को देख सकते हैं। इससे एक अंदाज़ा आपको लग जाएगा, ठीक है ना। ये क्लास दोस्तों आपको पसंद आई हो अगर, तो आप प्लीज़ यूट्यूब पे हमारे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लें। आप क्लास पसंद आए तो लाइक भी करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा। और अगर आपको प्रॉपर तरीके से अपने कम समय में अच्छे से तैयारी करनी है तो आप हमारे ऐप के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। केटी सर इंग्लिश ऐप है। और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू। चाहो।